हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिलन करियर पॉइंट। और जैसे कि आप जानते होंगे कि मैं आपके लिए इनसाइड आईएएस वाली सीरीज़ लेकर के आई हूँ, जिसमें जो इंस्टा पीटी रिवीजन मॉड्यूल होते हैं वो मैं कवर करा रही हूँ। मैंने ऑलरेडी ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का जो रिवीजन मॉड्यूल है वो कवर करा दिया है आपके यूपीएससी सीएसई 2022 के लिए। और ये जो आज हमारा थर्ड सेशन है, इट इज़ एक्सक्लूसिवली द रिवीजन मॉड्यूल ऑफ एग्रीकल्चर। अगर आप यूपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर्स फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि लास्ट 2-3 ईयर्स से एग्रीकल्चर सेक्शन का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है और इसीलिए इस तरह के रिवीजन मॉड्यूल्स भी आने लगे हैं। अगर मैं इनसाइट आईएएस के एग्रीकल्चर रिवीजन मॉड्यूल की बात करूं तो इन्होंने कवर किया है जनवरी 2021 से लेकर के फरवरी 2022 तक जो भी एग्रीकल्चर के सेक्टर में न्यूज़ में रहा है उन सभी को, और ये मैं आपको इसमें कवर कराने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, अगर टेबल ऑफ कंटेंट की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास देखने के लिए रहेंगी कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स विच आर रिलेटेड टू ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर। देन वी वी हैव इशूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज एंड एमएसपी, जो कि साल भर न्यूज़ में रहता ही है। Then you have major crops and their cropping patterns in the various part of the country. अगर मैं crops और cropping pattern की बात करूँ तो वो वैसे भी आपके यूपीएससी मेंस के सिलेबस में से है ही. Then recent developments या technology in relation to agriculture. This is all we are going to cover. Then certain departments and organizations that have been in news from the agriculture sector. And then there are certain miscellaneous news that we will be covering in this particular module. ठीक है? So without further ado, let's get started. सबसे पहले गवर्नमेंट स्कीम हमारी आती है स्वामित्व स्कीम। क्या है ये स्वामित्व स्कीम? देखो, स्वामित्व का मतलब होता है ओनरशिप। आप किसी जगह के स्वामी हैं, मतलब आप उसके ओनर हैं, लैंड के स्वामी हैं तो आप ओनर हैं। तो ये जो स्वामित्व स्कीम है, इट इज़ एन एक्रोनिम फॉर सर्वे ऑफ विलेजेस मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। ये जो योजना है ये आपकी 24 अप्रैल 2020 को यानी कि पंचायती राज दिवस के दिन लॉन्च हुई थी एंड इट इज एक्सटेंडेड टू ऑल स्टेट नाउ। अर्लियर व्हेन इट वाज लॉन्च्ड ओनली फॉर 9 स्टेट, बट नाउ इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू ऑल द स्टेट्स. What is the importance of this particular scheme, or basically what is the objective of this scheme? So this scheme tries to map residential land ownership in the rural sector using modern technologies like drone. हम अपने लैंड सिस्टम को डिजिटलाइज करने की बात कर रहे हैं ताकि सारे के सारे लैंड रिकॉर्ड्स हमारे डेटाबेस में अवेलेबल हो। लैंड रिकॉर्ड्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है रूरल एरियाज़ में, क्योंकि कई दफ़े वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं हुए रहते हैं, कोई प्रॉपर्टी पेपर्स नहीं रहते हैं, क्योंकि सदियों से लोगों की जो जनरेशन्स हैं वो वहाँ पर रह रही हैं, दादा परदादा, दे हैव बीन लिविंग इन दैट एरिया, और उस समय पर ऐसे कोई ज़मीन के कागजात वाले सीन नहीं थे, तो उनकी प्रॉपर्टी की ओनरशिप, लैंड डिटेल्स उनके पास नहीं होती और अल्टीमेटली वो गवर्नमेंट के पास भी नहीं होती है। ठीक है, तो एक तरह से ये स्कीम लाई गई है ताकि प्रॉपर्टी रिकॉर्ड मेंटेनेंस हो पाए इंडिया में, स्पेशली द रूरल सेक्टर में, और इसी के साथ साथ जो ओनर हैं उन जगह के, उनको एक डॉक्यूमेंट भी मिल जाए, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट को वो यूज़ कर पाएंगे लोन वगैरह लेने में। कई बार जब उन्हें कोलेट्रल के तौर पे जमा करना होता है तो बैंक उनसे प्रॉपर्टी पेपर्स मांगती है, प्रॉपर्टी के पेपर्स ही नहीं है तो लोन कहाँ से लेंगे। सो इन सारी चीज़ों में हेल्प करेगी ये स्कीम। सो बेसिकली दिस हैज़ बीन रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ये आप याद रखेंगे, एंड दिस विल एक्ट एज अ प्रॉपर्टी कार्ड फॉर एवरी प्रॉपर्टी इन द विलेज। ठीक है, हम ड्रोन्स वगैरह की मदद से ये मैपिंग करने की कोशिश करेंगे। दिस इज द स्वामित्व स्कीम। नेक्स्ट यू हैव इज द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये जो योजना है ये लॉन्च हुई थी 2016 में, लेकिन फिलहाल अब ये इसके 7th ईयर पे पहुंच चुकी है। 6 साल इसने कंप्लीट कर लिए हैं। और प्रधानमंत्री फसल बीमा के साथ ही मेरी पॉलिसी मेरे हाथ भी गवर्नमेंट लॉन्च करने वाली है। बेसिकली ये एक डोर स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन है टू डिलीवर क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी टू द फार्मर्स। क्रॉप इंश्योरेंस फार्मर्स को अब उनके बिल्कुल घर पे जाके दिया जाएगा, मेरी पॉलिसी मेरी हाथ, और ये पूरे स्टेट्स में लॉन्च हो रहा है। दिस इज अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अगर हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की परफॉर्मेंस देखें तो इस स्कीम ने अभी तक 30 करोड़ फार्मर को कहना चाहिए इंश्योर किया है ओवर द पीरियड ऑफ दीज ऑल 6 ईयर्स। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या थी? सबसे पहले ये 2016 में लॉन्च हुई थी, जैसे मैंने आपको बताया, एंड basically this scheme covers all the foods and oil seeds crops and horticulture crops जो कि जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे में कवर होते हैं। दिस इज इन लाइन विद वन नेशन वन स्कीम थीम एंड दिस रिप्लेस्ड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। बेसिकली एक तरह का इंश्योरेंस है जो ये फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं, फसल बीमा के नाम से समझ में आता है, और इसमें कुछ मिनिमम प्रीमियम है जो फार्मर पे करते हैं, जैसे कि खरीफ क्रॉप के लिए 2% है,
1.5 रेबी क्रॉप्स के लिए, और सारे जो आपके कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं वो 5%। तो ये जो परसेंटेज है ये आपको याद रखने हैं, बिकॉज ये स्टेटमेंट में पूछ सकता है। 2% फॉर खरीफ, 1.5 फॉर रैबी एंड 5% फॉर अदर्स। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज एंड सपोर्ट टू द फार्मर्स इन द इवेंट ऑफ फेलवर। फेलवर मतलब कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, पेस्ट की वजह से आपके जो खेत है वो डिस्ट्रॉय हो गए, किसी डिजीज की वजह से डिस्ट्रॉय हो गए, तो फिर फार्मर का तो नुकसान हो जाता है ना। नुकसान की भरपाई कैसे होगी? तो वो उस इंश्योरेंस कवरेज के थ्रू होगी। तो इससे क्या होगा कि फार्मर्स की इनकम जो है स्टेबलाइज रहेगी, और इसी के साथ इस स्कीम के थ्रू हम फार्मर्स को एनकरेज भी करेंगे ताकि वो मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का यूज़ करें, और इस तरह से फ्लो ऑफ क्रेडिट भी बना रहेगा एग्रीकल्चर में। शुरुआत में ये 2016 में लॉन्च हुई थी, उसके बाद 2 भी लॉन्च हुआ, यानी कि इसका सेकेंड फेज 0.20, जैसे आजकल प्रो मैक्स और मैक्स होते हैं उसी तरह से। तो पहले ना जब एकदम शुरुआत में 2016 में लॉन्च हुई थी तो ये मैंडेटरी था हर फार्मर्स के लिए कि आपको ये करना ही पड़ेगा कुल मिलाकर, लेकिन इंश्योरेंस करवाना ही पड़ेगा, ऐसा मैंडेटरी था। लेकिन जब 0.20 लॉन्च हुआ ना, 2.0 लॉन्च हुआ, तो इसको वॉलंटरी कर दिया गया। तो अब फार्मर्स अपनी मर्जी से करेंगे, अगर उनको इसमें एनरोलमेंट करवाना है इंश्योरेंस के लिए तो करवा सकते हैं, नहीं करवाना है तो कोई बात नहीं है। और सेंट्रल सब्सिडी में भी लिमिट कर दी गई है। अब सेंट्रल ने बोला है कि हम अनइरिगेटेड एरियाज में 30% देंगे प्रीमियर रेट्स और 25% देंगे इरिगेटेड एरिया में। तो ये पॉइंट को आप याद रखिएगा क्योंकि सेंटर ने इसमें लिमिट कर दी है। ठीक है, इतने पॉइंट्स इसके लिए काफ़ी हैं। देन यू हैव बीड मॉडल ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस। Maharashtra government has asked for statewide implementation of BEAD model of the crop insurance under the फसल बीमा योजना स्कीम। अब ये बीड मॉडल क्या है? बीड बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट है, ड्रॉट प्रोन डिस्ट्रिक्ट है मराठवाड़ा में। महाराष्ट्र का बहुत सारा एरिया ड्रॉट प्रोन है, उसी में ये बीड डिस्ट्रिक्ट भी है। ये जो डिस्ट्रिक्ट है, इट प्रेजेंट्स अ चैलेंज फॉर एनी इंश्योरेंस कंपनी बिकॉज फार्मर्स हियर हैव रिपीटेडली लॉस्ट क्रॉप्स आइदर ड्यू टू फेलियर ऑफ रेन या हैवी रेन्स। ठीक है, गिवन द हाई पे आउट इंश्योरेंस कंपनी हैव सस्टेन लॉसेस। बात ऐसी है कि इस लोकेशन पे हमेशा ही फार्मर्स को दिक्कत आती रहती है, कभी या तो ड्रॉट ही पड़ जाता है या फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाती है। दोनों ही स्थिति में फसल खराब होती है और फिर इंश्योरेंस कंपनी को बहुत सारा लॉस होता है। तो इसका सल्यूशन क्या है? तो सल्यूशन ये है कि इसमें स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की गाइडलाइन को थोड़ा सा ट्विक करेगी, और under the new guideline, the insurance company provide a cover of 110% of the premium collected with caveats. If the compensation exceeds the cover provided, the state government would pay the bridge amount, and if the compensation was less than the premium collected, then the insurance company would keep 20% of the amount as handling charges and reimburse the rest to the state government. ऐसा मॉडल ये लोग अभी लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2014 में लॉन्च हुआ था to conserve and develop indigenous bovine breeds under the National Program of Bovine Breeding and Dairy Development. हमारे राष्ट्रीय गोकुल मिशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या क्या था? एक तो डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनस ब्रीड्स, अंडरटेक ब्रीड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर द इंडिजिनस कैटल, enhance our milk production, also upgrade the cattle using indigenous breeds like Gir, Sahiwal, Rathi, Deoni and distribute disease-free high genetic merit bulls for natural services. इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है ये ऑफकोर्स स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज के द्वारा होता है। स्टेट गौ सेवा आयोग के भी कुछ मैंडेट्स इसमें हैं और पार्टिसिपेटिंग एजेंसीज भी हैं बहुत सारी। गोकुल ग्राम क्या होते हैं? तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर ही हमने इंटीग्रेटेड कैटल डेवलपमेंट सेंटर्स बनाए हैं जो कि गोकुल ग्राम्स के नाम से जाने जाते हैं, जहां पे इंडिजिनस ब्रीड को डेवलप किया जाता है। ठीक है, देन यू हैव ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? जैसे कि मैंने बताया, कैटल ब्रीडिंग, कैटल रियरिंग, उसका साइंटिफिक मैनर में कंजर्वेशन, हाई जेनेटिक मेरिट बुल्स का प्रोपगेशन, मॉडर्न फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ये सारी चीज़ के लिए ये पर्टिकुलर सेंटर्स बनाए जाते हैं, या कहना चाहिए गोकुल ग्राम बनाए जाते हैं। दे विल बी द सेल्फ सस्टेनिंग एंड विल जनरेट इकोनॉमिक रिसोर्सेज, मिल्क वगैरह जनरेट वो करेंगे, फार्मर्स और बीडर्स के लिए एक मैत्री प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से इस पर्टिकुलर मिशन में हेल्प करने के लिए गोकुल ग्राम सेंटर्स बनाए गए हैं, एंड दे विल ऑल्सो फोकस ऑन द जेनेटिक अपग्रेडेशन ऑफ अर्बन कैटल। अभी ये है टॉपिक इज रिवर रेंचिंग प्रोग्राम। नेशन वाइड रिवर रेंचिंग प्रोग्राम लॉन्च हुआ उत्तर प्रदेश में, और इसके साथ साथ 4 और स्टेट्स हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। वो हैं उड़ीसा, उत्तराखंड, त्रिपुरा एंड छत्तीसगढ़।
रिवर रेंचिंग होता क्या है, एक तरह से एक्वाकल्चर का फॉर्म है जहाँ पर बहुत सारी जो फिशेज हैं उनको कैप्टिविटी में हेल्ड किया जाता है, एंड देन दे आर रिलीज्ड एंड लेटर हार्वेस्टेड एज एडल्ट्स व्हेन दे रिटर्न फ्रॉम देयर सी टू द फ्रेश वाटर बर्थ प्लेस टू स्पॉन। ठीक है, एक तरह से एक्वाकल्चर प्रोसेस है जब स्पीशीज फिश जो स्पीशीज हैं जैसे कि सालमन वगैरह है ना, उनको उनकी लाइफ के फर्स्ट स्टेज में कैप्टिव रखा जाता है, फिर जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनको फ्रेश वाटर में रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, ये एक स्पेशल एक्टिविटी है अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ताकि हम फिश प्रोडक्शन और उनकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सकें। इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है आपकी नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड विथ हैदराबाद एज इट्स हेडक्वार्टर। ठीक है, अच्छा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है? तो ये एक स्कीम है जो स्पेसिफिकली फोकस है फिशरीज सेक्टर के लिए। कंट्री में हम फिशरीज प्रोडक्शन में बहुत इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के लिए स्कीम लाई गई थी, जिसके लिए फिलहाल जो आपका बजट था, बजट पैकेज, उसमें 20,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं। एंड दिस स्कीम फोकसेस ऑन द एक्टिविटीज इन मराइन, इनलैंड फिशरी एंड एक्वाकल्चर। इट सीक्स टू अडॉप्ट क्लस्टर और एरिया बेस्ड अप्रोच, है ना। और इसका एम और टारगेट है कुछ, वो आपको याद रखना ज़रूरी है। इस स्कीम के अंदर हमारा एम है कि हम अपने फिश प्रोडक्शन को 70 लाख टन कर दें बाय 24-25। ये याद रखिएगा। हम अपनी एक्सपोर्ट अर्निंग भी बढ़ाना चाहते हैं फिश की बाय ₹1 लाख करोड़ बाय 24-25। और हम अपने जो फार्मर्स हैं, जो बेसिकली फिश फार्मर्स हैं या फिशर्स हैं, उनकी इनकम को डबल करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं उसे भी हम रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं टू अबाउट 10%। अभी 20-25% का लॉस होता है, हम चाह रहे हैं कि भाई वो 10% तक रिड्यूस हो जाए। और साथ ही में हम उस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा क्या है, एम्स है, टारगेट है अपने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का। ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, स्पेशली जो फर्स्ट 2 पॉइंट है उसे तो ज़रूर से याद रखिएगा। देन यू हैव एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। 1 साल हुआ है इसे लॉन्च हुए, आई थिंक 2020 के आसपास ये लॉन्च हुआ है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है, और इसमें कुछ लेटेस्ट मॉडिफिकेशन हुई है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये एक तरह से, तो इसकी एलिजिबिलिटी जो है एक्सटेंड कर दी गई है टू स्टेट एजेंसीज, APMCs, नेशनल एंड स्टेट फेडरेशन। मतलब ये जो सारे फेडरेशन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ये सभी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर कोई APMC है तो उसे इंटरेस्ट सबवेंशन जो लोन मिलेगा वो 2 करोड़ रुपए का मिलेगा हर एक प्रोजेक्ट के लिए। प्रोजेक्ट क्या हो सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज हो सकता है, सॉर्टिंग हो सकता है, ग्रेडिंग हो सकता है, एंड सो ऑन। And the power has been delegated to Ministry of Agriculture and Farmers Welfare to make the necessary changes in relation to the beneficiaries। ठीक है, इस फंड के बारे में अगर हम समझने की कोशिश करें तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, आप नाम से समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है उसके लिए हम जो पैसे यूज़ करने वाले हैं वो इस फंड के थ्रू करेंगे। तो हमने एक स्पेसिफिकली फंड बना दिया कि मान लीजिए मेरे को एक फ़ोन खरीदना है 6 महीने बाद, तो मैंने अपनी पॉकेट मनी से कुछ रुपए उस पर्टिकुलरली उस फ़ोन के लिए जमा करने चालू कर दिए। ये क्या है, स्पेसिफिकली वो पैसा उस फ़ोन को ही लेने में यूज़ होगा, तो मैंने एक फ़ंड बना दिया ना। वैसे ही एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए हमने जो फंड बनाया है, दैट इज़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। एक मीडियम लॉन्ग टर्म डेब्ट फाइनेंसिंग फैसिलिटी है for investment in the viable projects in relation with post harvest management infrastructure and community farming assets। तो इसमें आपको 1 लाख करोड़ तक का लोन जो है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से मिलता है विद इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 3% पर एनम, और आपको क्रेडिट गारंटी कवरेज भी मिलता है अप टू द लोन्स ऑफ 2 करोड़। इसमें बहुत सारे बेनिफिशियरीज हैं, जैसे कि फार्मर्स हो गए, आपके मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्टार्टअप्स हैं, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज एंड सो ऑन। आपको याद रखना है ये इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 3% पर एनम अप टू अ लिमिट ऑफ ₹2 करोड़। ठीक है, और ये जो सबवेंशन है ये मैक्सिमम 7 साल के लिए आपको मिलेगा। क्रेडिट गारंटी भी है इस पर्टिकुलर स्कीम में। ठीक है, और फंड का मैनेजमेंट कौन करेगा, तो इट विल बी मैनेज्ड ऑनलाइन थ्रू मैनेज इंफॉर्मेशन सिस्टम, और जो नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी होती हैं वो इसके मॉनिटरिंग को देखेंगी और इफेक्टिव फीडबैक देंगी। देन यू हैव पंडित दीन दयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना, 2016 में लॉन्च हुई थी, टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्स इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग एंड काउ बेस्ड इकोनॉमी फॉर एनवायरमेंट सस्टेनेंस। इसे इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, इसे इम्प्लीमेंट कर रहा है द एजुकेशन विंग ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। हमारा सीधा सा इसका एम है कि हम कृषि शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं,
स्पेशली ऑर्गेनिक कृषि शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं इस स्कीम के अंदर। तो हम ऐसी ह्यूमन रिसोर्सेज बिल्ड कर रहे हैं जिनको पूरा नॉलेज हो ऑर्गेनिक फार्मिंग का और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। स्पेशली हम रूरल इंडिया को टेक्निकल सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग विद दिस पर्टिकुलर स्कीम। इसमें डेजिग्नेटेड सेंटर्स होंगे। दीज सेंटर्स में क्या होगा कि फार्मर्स मस्ट बी असेस्ड इन टर्म्स ऑफ देयर इंटरेस्ट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग एंड प्रायोरिटीज दिए जाएगी उन फार्मर्स को जो अभी ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को, और सभी फार्मर्स को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। उन्हें सिखाया जाएगा क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे नेचुरल फार्मिंग होती है एंड सो ऑन। देन यू हैव मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। नाम से समझ में आ रहा है जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये एक स्कीम है। दिस इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। आई एम श्योर आपको सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के बीच में डिफरेंस पता होगा। तो ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो वेजिटेबल, फ्रूट, रूट्स, फ्लावर ये सभी कवर करती है क्योंकि पूरा का पूरा हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, ठीक है। दिस ऑल्सो प्रोवाइड्स टेक्निकल सपोर्ट एंड एडवाइस टू स्टेट हॉर्टिकल्चर मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, सेफ्रन मिशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सभी इसके अंडर, किसके अंडर है ये? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के, ऑब्वियसली, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कुछ सब स्कीम्स हैं। ये तो इंटीग्रेटेड स्कीम है ना। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड का मतलब होता है उसके अंदर और भी कुछ कुछ स्कीम्स हैं। तो उसके अंदर 6 स्कीम्स आपको देखने को मिल रही हैं। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स, नेशनल बैम्बू मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड एंड देन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर। लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम, 14,491 hectare of Union Territory of Andaman and Nicobar Island has become the first large contiguous territory to be conferred with organic certification under Large Area Certification Scheme। भाई क्या स्कीम है ये? तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर अंडर इट्स फ्लैगशिप स्कीम ऑफ परंपरागत कृषि विकास योजना हैज लॉन्च दिस यूनिक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम टू हार्नेस दिस पोटेंशियल एरिया। इसमें क्या होगा? एक पर्टिकुलर एरिया, विलेज के अंदर एक एरिया या एक क्लस्टर को ये सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। तो जितने भी फार्मर्स हैं अपने फार्म लैंड और अपने लाइफ स्टॉक के जो उस एरिया के अंदर आते हैं उन्हें कुछ रिक्वायरमेंट्स को मीट करना होगा टू गेट सर्टिफाइड। एंड ये जो सर्टिफिकेशन है ना ये एनुअल बेसिस पे रिन्यू भी हो सकता है, ठीक है। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे कि मान लीजिए आपको लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन मिल जाता है तो as per the established norm of organic production system, the areas having chemical input usage history are required to undergo a transition period of minimum 2 to 3 years to qualify as organic, ठीक है। ऑर्गेनिक बनना पड़ेगा आपको 2-3 साल के अंदर, तब आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड फार्मर्स को ऐसी तकनीक अडॉप्ट करनी पड़ेगी जिससे कि वो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कर पाएँ। अगर आप सक्सेसफुली ये सब कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपको सर्टिफाइड कर दिया जाएगा एज ऑर्गेनिक फॉर आफ्टर 2 to 3 years, है ना। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा और टाइम वेरिफिकेशन भी ऑफकोर्स होगा। द नेक्स्ट यू हैव इज द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने यह भी अप्रूव की है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स फॉर द इंडियन ब्रांड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। ये स्कीम जो है इसका जो एम है वो है टू सपोर्ट क्रिएशन ऑफ ग्लोबल फूड मैन्युफैक्चरिंग चैंपियंस, strengthen the Indian brands of food products in the Indian market, create the job and so on। इसके salient features भी हैं, कुछ components हैं जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट कहना चाहिए, रेडी टू कुक, रेडी टू ईट आपको बनाना है, जैसे कि मिलेट बेस्ड प्रोजेक्ट हो गए, प्रोसेस्ड फूड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए, मेराइन प्रोडक्ट्स है, मोज़रेला चीज़ है, ये सारे फर्स्ट कंपोनेंट में आते हैं। देन यू हैव इनोवेटिव ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फ्री रेंज एग्स, पोल्ट्री, मीट, एग प्रोडक्ट्स एंड सो ऑन। सेकेंड कॉम्पोनेंट में आपके आएंगे ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग एंड देन स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड फॉर 6 years, ठीक है। एग्रीकल्चर मार्केट्स एंड फार्मर्स फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स, नीति आयोग का है ये एग्रीकल्चर मार्केट एंड फार्मर्स फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स, जिसको AMFFRI भी लिखा है। एक ऐसा इंडेक्स है जो इंडियन स्टेट्स को इवेलुएट करता है बेस्ड ऑन द एक्सटेंट टू विच दे हैव अंडरटेकन एग्रीकल्चरल रिफॉर्म, ठीक है। तो ये स्टेट की रैंकिंग देता है कहीं ना कहीं। अगर लो रैंक मिलती है तो इसका मतलब है कि स्टेट डिज़ायर रिफॉर्म कर रहा है, और अगर हाई रैंकिंग मिलती है तो मतलब नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा आता है ये आपको देखना है। और इसमें कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने अच्छा खासा कहना चाहिए रिफॉर्म किया, इसीलिए उनकी लो रैंक्स हैं, जैसे कर्नाटक, हरियाणा, महाराष्ट्र, ठीक है। चलो नेक्स्ट वी हैव इज सबमिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम। तो ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने एक MOU साइन किया है, किसके द्वारा, किसके साथ,
बोलना चाहिए। तो ये सेंट्रल सिल्क बोर्ड जो आपका है उसके साथ इन्होंने साइन किया है एग्रो फॉरेस्ट्री इन द सिल्क सेक्टर। तो ये किसका पार्ट है? ऑनगोइंग सबमिशन ऑन एग्री फॉरेस्ट्री स्कीम। ये जो एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम ये है क्या? तो ये जो बेसिकली 2016 के आसपास लॉन्च हुई थी, और ये कहीं ना कहीं इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू हैव सच कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। और इस पे हम फार्मर्स को एनकरेज करते हैं टू प्लांट मल्टीपर्पज ट्रीज टुगेदर विथ एग्रीकल्चर क्रॉप। एग्रो फॉरेस्ट्री का क्या मतलब है? एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट, मतलब कि आप फॉरेस्ट भी लगाइए, प्लांट्स भी लगाइए और साथ में फार्मिंग भी कीजिए। इससे दो चीज़ें हो जाएंगी, आप प्लांट लगाएंगे तो उससे वुड इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, हर्बल इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, एट द सेम टाइम आप क्रॉप्स उगाएंगे तो क्रॉप्स भी हो जाएगा, तो फार्मर्स के लिए एडिशनल इनकम भी हो जाएगी। ठीक है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नैम, हमेशा ही न्यूज़ में रहता है। जैसे आपका नॉर्मल सब्जी मार्केट होता है, कुछ वैसा ही ये नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है। लेकिन ये जो ई नैम है ये ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल है, जिसमें जो फार्मर्स है, ट्रेडर्स है, बायर्स है, वो ऑनलाइन ट्रेडिंग करके एक प्रॉपर प्राइस में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को खरीद और बेच सकते हैं। इसकी लीडिंग इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है वो स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम है। सीधा सा हमारा एम क्या था कि हम एक यूनिफॉर्म एग्रीकल्चर मार्केट बना दे, सभी को एक ही जगह लाके। ई पोर्टल इसीलिए बनाया गया ना कि इंटीग्रेटेड हो जाए, एक ही जगह पे पूरे इंडिया के जितने भी कहना चाहिए फार्मर्स हैं, बायर्स हैं, वो एक ही जगह पे खरीद बेचना जो भी है वो कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा है। इसलिए 2016 के आसपास आई थिंक ई नैम को लाया गया था, और अभी तक बहुत सारे जो मंडियां हैं वो इससे जुड़ चुकी हैं। ठीक है। देन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की ही एक योजना रही है। तो इसमें बैकग्राउंड ये है कि इन ऑर्डर टू प्रमोट द फाइनेंशियल सपोर्ट एंड द इकोसिस्टम ऑफ इनोवेशन एंड स्टार्टअप इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। अब ये जो स्टार्टअप हैं इट विल हैव वेरियस कैटेगरीज लाइक एग्रो प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल एग्रीकल्चर एंड सो ऑन, ताकि हम न्यू इनोवेशंस कर पाएँ अपने कृषि वाले सेक्टर पे। ये जो योजना है ये वे बैक 2007 में लॉन्च हुई थी एज एन अम्ब्रेला स्कीम फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। ये जो स्कीम है ये स्टेट्स को इंसेंटिवाइज करती है फॉर इंक्रीजिंग द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एक हॉलिस्टिक स्कीम है जो बहुत सारी चीज़ों को अपने अंडर में लेती है। ठीक है। देन यू हैव शुगर डेवलपमेंट फंड। द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ इशूड गाइडलाइंस फॉर रीस्ट्रक्चरिंग द शुगर डेवलपमेंट फंड। ठीक है। तो अब ये शुगर डेवलपमेंट फंड जो है ये एक तरह से एक स्कीम है बाय मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप इसे याद रखेंगे कि ये जो शुगर डिस्ट्रीब्यूशन है ये कंज्यूमर फूड मिनिस्ट्री के द्वारा है, ना कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा। और ये कहीं ना कहीं एक एक्ट है विच इज़ शुगर डेवलपमेंट फंड एक्ट 1982, उसी के अंदर में ये फंड बने थे फॉर द मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ दीज शुगर थिंग्स लाइक केन, मोलासेस एंड सो ऑन, प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल एक्सेट्रा। तो उसी से रिलेटेड ये चेंजेस आए हैं। एसडीएफ मॉडर्नाइजेशन उसी रूल्स के अंदर था, एक लोन है जो शुगर फैक्ट्री को प्रोवाइड किया जाता था। देन एसडीएफ केन डेवलपमेंट है, एसडीएफ इथेनॉल है, एसडीएफ को जनरेशन एंड लिक्विड जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। ये शुगर फैक्ट्रीज अगर अपने आप को एग्जिस्टिंग इथेनॉल प्लांट में कन्वर्ट कर देती हैं तो दे विल बी कंसिडर्ड एज जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। ठीक है। नेक्स्ट इज we have come to the issues related to direct and indirect farm subsidies and MSP। MSP तो आपको पता होगा ना, एक ऐसा रेट है जिसमें गवर्नमेंट फार्मर से क्रॉप परचेज करती है। कैलकुलेशन होता है इसका एक प्रॉपर तरीके से, और यूजुअली ये 1.5 टाइम्स होता है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट हैज़ बीन इनकर्ड बाय द फार्मर्स। और फिलहाल 22 क्रॉप्स के लिए MSP दिया जाता है, और एक शुगर केन जो है उसके लिए फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस दिया जाता है। इसको याद रखिएगा। कैलकुलेट कैसे होता है? तो ये बेसिकली इज बेस्ड ऑन 1/2 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकर्ड बाय फार्मर्स। देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए जितना भी कॉस्ट लगा, आप रॉ मटेरियल्स लेके आए, ट्रांसपोर्ट करके उसको लाए, आपने मशीनरी यूज़ की, फिर आपने उसकी पैकेजिंग की, एक्सेट्रा जो भी किया, ये पूरा का पूरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूडेड होता है। तो एक फार्मर्स को एक कहना चाहिए पौधा लगाने में जो भी या कुछ चीज़ें बनाने में, उगाने में जितना भी खर्चा आया है उसका 1.5 टाइम्स कॉस्ट जो है वो उसको इस MSP में मिलता है, सरकार जब उससे खरीदती है। ठीक है। और यूनियन बजट जब 18-19 आया था तब गवर्नमेंट ने ये बोला था कि जो MSP है इट विल बी केप्ट एट द लेवल्स ऑफ 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
और MSP साल में 2 बार रिकमेंड होती है, ऑफकोर्स एक खरीफ सीजन एक रबी सीजन में। कौन रिकमेंड करता है? CACP यानी कि द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, एक ये स्टेट्यूटरी बॉडी है और यही रिकमेंड करती है MSP प्राइजेस। इसका कुछ फॉर्मूला है जो कंसीडर किया जाता है, दैट इज A2 + FL एंड C2 कॉस्ट वाइल रिकमेंडिंग। A2 क्या होता है? A2 कॉस्ट वो होता है विच इज ऑल द पेड आउट एक्सपेंसेस, कैश में काइंड में जो भी फार्मर ने एक्सपेंस किए, सीड खरीदने में, फर्टिलाइजर खरीदने में, उसने लेबर लगाया, उसने केमिकल यूज़ किया, उसने इरिगेशन किया, फ्यूल किया, जो भी है वो सारे के सारे A2 कॉस्ट होते हैं। A2 + FL क्या होता है? A2 तो ये ऊपर का कॉस्ट, FL होता है इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ अनपेड फैमिली लेबर। मान लो फैमिली में 4 लोग हैं और ये चारों ही लोग इस लैंड में कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो ये इनको कौन सैलरी देगा? भाई ये तो अपनी ही लैंड में कर रहे हैं, तो सैलरी तो मिली नहीं, तो उसका भी तो कुछ कॉस्ट इंक्लूड होना चाहिए। मेहनत तो इन्होंने की है ना। अब यही अगर किसी और के लैंड में जाके काम करते तो इन्हें कुछ पैसे मिलते, पर ये अपने ही लैंड में कर रहे तो पैसे भी नहीं मिले। तो वो जो लेबर कॉस्ट है उसको हम FL बोलते हैं, या फैमिली लेबर समझ लो। और C2 क्या होता है? C2 इज द कॉस्ट दैट अकाउंट्स फॉर रेंटल एंड इंटरेस्ट फॉर गॉन ऑन ओन लैंड या फिक्स कैपिटल एसेट। तो कुल मिला के कई बार हम लैंड को रेंट पे भी लेते हैं, या कई बार हमने मान लीजिए लोन लिया होता है इस लैंड को लेने के लिए, तो इंटरेस्ट जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट है इनको हम C2 बोलते हैं। तो A2 + FL एंड C2 को कंसिडर करके फिर एक MSP रिकमेंड किया जाता है फार्मर्स को देने के लिए। ठीक है, अच्छा, तो अब ऐसा है कि केरला हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू फिक्स द MSP फॉर वेजिटेबल्स। इतना आप याद रखिएगा। CACP इसको रिकमेंड करता है, साल में 2 बार रिकमेंड होता है, एक बार खरीफ सीजन में और एक बार रबी सीजन में। और जो आपका प्रोक्योरमेंट होता है, गवर्नमेंट खरीद तो लेती है, तो प्रोक्योरमेंट कौन करता है? तो इसकी कुछ एजेंसीज है, जैसे कि FCI हो गया, नाफेड हो गया, कॉटन कॉर्पोरेशन है, ये सारे जो हैं ये चीज़ों को प्रोक्योर करते हैं फ्रॉम द फार्मर्स। अच्छा, अब इसी के साथ आता है फेयर एंड रेम्यूनेटिव प्राइस। तो जैसे मैंने बोला 22 क्रॉप्स के लिए तो आप MSP देते हैं, लेकिन शुगर केन के लिए एक्चुअली आप फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस देते हैं, और ये भी गवर्नमेंट ही डिक्लेयर करती है विच मील्स आर लीगली बाउंड टू पे टू फार्मर्स फॉर केन प्रोक्योर्ड फ्रॉम देम। सपोजेटली एक फार्मर है, उसने शुगर केन्स उगाए, और एक ये मिल है जो इससे ये शुगर केन्स खरीदना चाहती है, तो ये जो मिल वाला है ना, ये इस FRP पे ही इससे खरीद सकता है। गवर्नमेंट ने सपोजेटली सेट कर दिया 150 रुपीज़ पर केन। अगर उन्होंने ये सेट कर दिया है तो मिल वाले को इतना रुपए तो फार्मर्स को देना ही पड़ेगा, इससे कम तो दे ही नहीं सकता, वो लीगली बाउंड हो जाता है। ठीक है, यही है कॉन्सेप्ट FRP का। एक फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस फार्मर को मिलना चाहिए अक्रॉस द कंट्री। और इसका जो पेमेंट है, इट इज़ गवर्न बाय द शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966। और ऐसा है कि केन की डिलीवरी होने के 14 दिन के अंदर अंदर आपको पैसे देने पड़ते हैं। ये डिसाइड कैसे होता है? दिस इज बेस्ड ऑन द रिकवरी ऑफ शुगर फ्रॉम द केन। केन से जितनी शुगर की रिकवरी हो सकती है उतना आपको FRP बेस्ड डिसाइड होता है। जैसे अगर हम 21-22 की बात करें तो क्या फिक्स हुआ था? इट हैज़ बीन फिक्स्ड एज 2900 पर टन एज द बेस रिकवरी ऑफ 10%। ठीक है, हायर द रिकवरी हायर द FRP। जाहिर सी बात है कि केन से जितना ज़्यादा शुगर निकलेगा उतना ही ज़्यादा पैसा आपको मिलेगा। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस करती है ये FRP, लेकिन इसे डिटरमाइन कौन करता है? वही CACP करती है, जो आपको MSP भी रिकमेंड करके देती है, लेकिन अनाउंसमेंट कौन करता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। देखो ये कॉन्सेप्ट ना बड़ा क्लियर रखो आप। MSP को या फिर FRP को अनाउंस कौन करती है? अनाउंस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर कहना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की भी तरफ से कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। लेकिन इसे रिकमेंड कौन करता है? तो रिकमेंड करता है CACP। इस पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि UPSC के स्टेटमेंट क्वेश्चन में आपको ये पूछा आई थिंक गया भी है। तो जो MSP या FRP है, दैट इज रिकमेंडेड बाय द कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेज एंड दिस इज अनाउंस्ड बाय CEA। ठीक है, और जो आपका CCEA है, यानी कि जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, इसे चेयर कौन करता है? तो ऑफकोर्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और जो हमारा FRP है, जो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस है शुगर केन इंडस्ट्री में, दिस इज बेस्ड ऑन द रंगराजन कमेटी रिपोर्ट। तो इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, शुगर केन के बारे में दिया है कि आप जब शुगर केन की क्रॉपिंग करते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। शुगर केन के लिए तो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, और टेम्परेचर होनी चाहिए 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड की। रेनफॉल 75 से 100 सेंटीमीटर। डीप रिच लोमी सॉइल। अगर हम टॉप शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स देख लें इंडिया में, तो उत्तर प्रदेश फॉलोड बाय महाराष्ट्र, देन कर्नाटका, देन तमिलनाडु एंड देन बिहार। एंड इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आफ्टर ब्राज़ील। ठीक है, अच्छा, अब हम आ गए हैं मेजर क्रॉप्स पे और उनके क्रॉपिंग पैटर्न्स में जो कंट्री में फॉलो होते हैं। सबसे पहले अगर हम सैफरन बाउल प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। सैफरन केसर सभी ने सुना होगा, जम्मू कश्मीर में होता है ये, ठंडे जगहों पे। तो एक प्रोजेक्ट आया है सैफरन बाउल प्रोजेक्ट। बेसिकली नेक्टर
नेक्टर इज अंडर सेफरन बाउल प्रोजेक्ट। नेक्टर क्या है? नेक्टर इज नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी एंड रीच। देखो, सेफरन अभी तक यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में प्रोड्यूस हो रहा था, तो इसका जोग्राफिकल एरिया लिमिटेड है। तो अब हम क्या चाह रहे हैं कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट के कुछ एरिया में, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में भी सेफ्रन कल्टीवेशन करें, क्योंकि देखो यहाँ पे भी कुछ जगह ऐसी हैं जो सेफ्रन कल्टीवेशन के लिए सूटेबल लग रही हैं। तो क्यों ना हम सेफ्रन का कल्टीवेशन एक्सपैंड कर दें, विच इज़ अभी लिमिटेड टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और इसीलिए हम ये एक सेफ्रन बाउल प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं। कश्मीर का जो पेम्पोर रीजन है, इट इज़ नोन एज कॉमनली द सेफ्रन बॉल ऑफ कश्मीर। ठीक है, क्योंकि मेन जो कश्मीर सेफ्रन का प्रोडक्शन होता है वो इस जगह से आता है, विच इज़ फॉलोड बाय बुडगैम, श्रीनगर एंड किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और सेफ्रन तो एक बहुत ही फेमस कश्मीरी क्यूजीन है। वैसे हमारे घर में भी हर चीज़ों में आपने देखा होगा सेफ्रन यूज़ होता है, अगर आपके में यूज़ होता हो तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इस सेफ्रन का प्रोडक्शन हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी करें। ठीक है, नेक्स्ट इज लैंड रेसेस। लैंड रेसेस क्या है? लैंड रेसेस आर नेचुरली ऑकरिंग वेरिएंट्स ऑफ कॉमन कल्टिवेटेड क्रॉप्स। एक पद्मा अवॉर्डी हैं रहीबाई पोपरे, विच इज हु इज कॉमनली नोन एज सीड मदर फ्रॉम अकोला ताल्लुक ऑफ महाराष्ट्र, और उनको ये जो पद्मश्री मिला है ये मिला है फॉर सेविंग हंड्रेड्स ऑफ लैंड रेसेस, या कहना चाहिए वाइल्ड वेराइटी ऑफ कॉमनली ग्रोन क्रॉप्स एट द विलेज लेवल। देखो, कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो खुद उस जगह पे ग्रोन हो जाते हैं, जिसे हम वाइल्ड क्रॉप्स कहते हैं। हमने नहीं उगाया लेकिन वो ग्रो हो गए हैं, और वो कई बार काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो उनको बचाने का काम इन्होंने किया है एट द विलेज लेवल, जिसके लिए इन्हें पद्मश्री मिला। तो लैंड रेसेस आर रेफर to the naturally occurring variants of common cultivated crops, and these are as opposed to commercially grown crops. commercially grown को हम selective breeding करके grow करते हैं ना, through different genetic engineering, लेकिन land races ऐसे नहीं होते। land races खुद ब खुद वहाँ पर उग गए होते हैं। मिलेट प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। देखो, currently India is the 5th largest exporter of millets in the world according to 2020 data। और उसके अलावा, इंडिया के अलावा जो मेजर एक्सपोर्टर्स हैं, इंडिया से पहले इंडिया 5वें नंबर पे, तो 4 कौन है? तो वो है यूएसए, रशिया फेडरेशन, यूक्रेन, देन इंडिया, देन चाइना एंड सो ऑन। टॉप 3 इंपोर्टर्स कौन है? जब इंडिया एक्सपोर्ट करता है तो कौन उससे इंपोर्ट करते हैं ये सारे के सारे मिलेट्स? पहले पे आता है नेपाल, देन यूएई एंड देन सऊदी अरब। तो जो अपेडा है, हमारी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो क्या काम कर रही है? एग्रेसिवली एक न्यू मार्केट बनाने की कोशिश कर रही है ताकि वो और ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट्स को शिप कर पाए। एंड इंडिया इज़ द वर्ल्ड लीडर इन द प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स विथ शेयर ऑफ अराउंड 41% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम इस प्रोडक्शन को और एक्सपोर्ट को बढ़ा पाएँ। ठीक है, और उसी के लिए ये जो है मिलेट प्रोडक्शन वाला बात चल रहा है। देन यू हैव GI सर्टिफाइड मैंगोज। आप GI टैग से तो वाकिफ़ हैं। जोग्राफिकल लोकेशन इंडिकेशन, कोई एक प्रोडक्ट या कोई एक ऑब्जेक्ट अगर उसकी ओरिजिन उस पर्टिकुलर जगह से है तो वहाँ से उसे वो GI टैग मिल जाता है। तो अभी 3 मैंगो की वैरायटी है जिन्हें GI टैग मिला, और ये वेस्ट बंगाल और बिहार से बहरेन में ट्रांसफ़र हो रही हैं। कौन सी है ये मैंगो की वैरायटी? एक तो है खिसारपति एंड लक्ष्मण भोग जो वेस्ट बंगाल की मैंगो वैरायटी है, और एक है जरदालू आम जो कि बिहार के हैं, और अब इन्हें एक्सपोर्ट किया जा रहा है बहरेन में। तो आपको अलग से ऑब्वियसली एक लिस्ट बनानी पड़ेगी उन चीज़ों की जिन्हें GI टैग मिला है इन द ईयर 2020 अराउंड। ठीक है, जलगांव बनाना, जलगांव महाराष्ट्र में एक जगह है, वहाँ का ये जो बनाना है इसे भी GI सर्टिफिकेशन मिला है, और इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बनाना, आई थिंक यू माइट बी अवेयर ऑफ दैट। और आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, दीज स्टेट्स कंट्रीब्यूट मोर देन 70% ऑफ द बनाना प्रोडक्शन। एक और GI सर्टिफाइड है विच इज़ घोलवाद चीकू। घोलवाद चीकू इज़ ऑल्सो फ्रॉम महाराष्ट्र एंड रिसेंटली इट हैज़ बीन एक्सपोर्टेड टू UK। इसे भी GI टैग मिला हुआ है। एंड घोलवाद विलेज जो है ना, वहाँ की जो सॉइल है वो कैल्शियम रिच है, और इसीलिए ये जो चीकू है इसका टेस्ट बड़ा अलग सा रहता है, स्वीट एंड यूनिक सा। चीकू इज़ अ गुड फ्रूट। शाही लीची, शाही लीची बिहार से फ़िलहाल UK ट्रांसपोर्ट की गई है और इसीलिए न्यूज़ में रही है, और शाही लीची को भी GI टैग मिला हुआ है। देखो, बिहार की 4 जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं वो GI टैग में है। एक तो जरदालू मैंगो, कतरनी राइस, मघानी पान, मगही पान एंड देन शाही लीची। ये 4 जो है वो बिहार से GI टैग इनको मिला हुआ है। लीची की बात करें तो इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लीची आफ्टर चाइना। ठीक है, लीची फ्रूट आप खाते होंगे, शायद आपको पसंद होगा।
और बिहार टॉप्स इन टर्म्स ऑफ लीची प्रोडक्शन। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन और स्टेट्स जो उनको टॉप करते हैं और इंडिया की रैंक, इसका तो आई थिंक आप अलग से चार्ट बनाते ही होंगे, उसमें आप इसे इंक्लूड कर सकते हैं अगर नहीं किया है तो। वर्ल्ड्स फर्स्ट GM रबर सैपलिंग, ये बहुत न्यूज़ में रहा है। देखो, रबर जनरली हमारे यहाँ साउथ इंडियन स्टेट्स में प्रोड्यूस होता है, स्पेसिफिकली केरला एट द टॉप, लेकिन अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर सैपल किया गया, कहाँ पे, वो किया गया गुवाहाटी आसाम में। तो दिस इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड GM रबर सैपलिंग, जीन मॉडिफिकेशन से इसे किया गया, और इसलिए आप इसे याद रखेंगे कि ये हुआ है आपके असम गुवाहाटी के आउटस्कर्ट में, और इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय केरला बेस्ड रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, ओपियम कल्टीवेशन, ओपियम कल्टीवेशन में यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि अब वो प्राइवेट सेक्टर को भी लेकर के आएगा ओपियम के कल्टीवेशन में। ठीक है, ओपियम इज अ सोर्स ऑफ ओपियम गम which contains several indispensable alkaloids such as morphine, codeine and so on। ये एनाल्जेसिक के तौर पे काम करते हैं। बहुत ही फ्यू कंट्रीज़ हैं जो ओपियम के कल्टीवेशन या उसके एक्सपोर्ट और एक्सटेंशन को परमिट करती है, एंड इंडिया करेंटली ओनली एक्सपोर्ट्स अल्केनॉइड्स फ्रॉम ओपियम गम एट फैसिलिटीज़ कंट्रोल्ड बाय रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ठीक है, ओपियम प्रोडक्शन के लिए, इसीलिए न्यूज़ में है। अभी एक चीज़ न्यूज़ में है विच इज़ MACS 1407। ये जो टर्मिनोलॉजीज है ऐसे याद रख लेना, क्योंकि यूपीएससी के 2020 पेपर में भी आई थिंक एक टर्मिनोलॉजी ऐसी पूछी गई थी कि वो किससे रिलेटेड है। तो अगर ये आपसे पूछता है MACS 1407, तो ये सोयाबीन की एक वेराइटी है, सोयाबीन की हाई यील्डिंग एंड पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटी है। इट इज़ सुटेबल फॉर कल्टिवेशन इन द स्टेट्स ऑफ असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। इसे डेवलप किसने किया है? इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट फ्रॉम मैक्स एंड अगरकर इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे, और इस वैरायटी को डेवलप किया है कन्वेंशनल क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू। ठीक है, रेनफेड डिस्ट्रिक्ट में जो कंडीशंस है वहाँ पे इसे ग्रो करने की बात की गई है। सोयाबीन के कल्टीवेशन के लिए रेन की रिक्वायर होती है, तो हमने ये वैरायटी डेवलप कर दी जो रेनफेड एरियाज हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, और ये जो बाकी स्टेट्स हैं वहाँ पे भी ये डेवलप हो पाएगा। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ ईडेबल ऑयल। अगर हम ईडेबल ऑयल की बात करें तो इसके प्राइमरी सोर्सेज में क्या आते हैं? सोयाबीन, रेप सीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, सेफ्लावर, निगार। सेकेंडरी सोर्सेज में आपके आते हैं ऑयल पाम, कोकोनट, राइस ब्रांड, कॉटन सीड्स एंड टी बॉर्न ऑयल सीड्स। और हमारी कंट्री में ऑयल सीड का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, सो ये अच्छी बात हो गई है। लेकिन ग्रो करने के बावजूद भी जो डिमांड और सप्लाई है उसमें बहुत बड़ा गैप है। इंडिया अभी भी इंपोर्ट करता है क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन तो ज़्यादा है लेकिन पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा और इसकी डिमांड भी उतनी ही ज़्यादा है, और इसी की वजह से हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। और इंपोर्ट में देख लो यहाँ पर है, हम अर्जेंटीना और ब्राज़ील से सोयाबीन ऑयल लाते हैं, इंडोनेशिया मलेशिया से पाम ऑयल, एंड आई थिंक पाम ऑयल यूपीएससी 2020 के क्वेश्चन में भी था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। यूक्रेन और अर्जेंटीना से हम सनफ्लावर ऑयल लाते हैं। और मेजर चैलेंज ऑयल सीड प्रोडक्शन में है हमारी रेनफेड कंडीशन। रेनफेड कंडीशन 70% एरिया में है, जिसकी वजह से हमें थोड़ी अपनी प्रॉब्लम होती है ये प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में। हमारा एक नेशनल मिशन है विच इज़ नेशनल मिशन ऑन ईडेबल ऑयल, ऑयल पाम, ताकि हम ऑयल पाम का प्रोडक्शन एनहांस कर पाएँ जिससे कि फार्मर्स की इनकम भी बढ़ पाए। ठीक है, इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव है कि हम ईडेबल ऑयल में सेल्फ रिलायंस ले पाएँ, हमारा इंपोर्ट कम हो पाए, क्योंकि इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है ना पाम ऑयल का, और इसलिए वो एक्सपेंसिव भी है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा लें पाम ऑयल की बाय 3 times to 11 लाख MT बाय 25-26। ठीक है, तो इस स्कीम के फीचर क्या हैं कि जो इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड अंडमान निकोबार है उसकी जो वेदर कंडीशन है वो शायद पाम ऑयल के लिए अच्छी रहती है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वहाँ पर इसको उगा करके अपना सेल्फ रिलायंसी अचीव कर पाएँ। ठीक है, और ज़रूरत क्यों है? ज़रूरत इसलिए क्योंकि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वेजिटेबल ऑयल इन द वर्ल्ड, और हमारा पाम ऑयल का जो इम्पोर्ट है वो टोटल वेजिटेबल ऑयल का 60% है, तो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट इसमें है और हम उसे ही रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पाम ऑयल जो है वो बेसिकली वर्ल्ड्स मोस्ट कंज्यूम्ड वेजिटेबल ऑयल है, बाकी चीज़ों में भी यूज़ होता है जैसे डिटर्जेंट, प्लास्टिक एंड सो ऑन, एंड टॉप कंज्यूमर्स ऑफ दिस कमोडिटी आर इंडिया, चाइना एंड EU। ठीक, बासमती राइस आप सब जानते होंगे ना, बासमती राइस को घरों में आती है, हम खाते भी हैं। इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बासमती राइस, and India has applied to the European Union for the protection of geographical indication status of basmati rice, क्योंकि पाकिस्तान ने इसे अपोज किया है। ठीक है, इंडिया में ये जो एरोमेटिक राइस है ये बहुत हिस्टोरिकली बहुत समय से कल्टीवेट होता आ रहा है, स्पेशली इन द इंडो-गैंगेटिक प्लेन्स इन द फुटहिल्स ऑफ हिमालय। ये जो पूरा का पूरा रीजन है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एंड सो ऑन, तो बासमती जो ग्रो है वो वहाँ पे ही होता है, और हमने अपने GI टैग की प्रोटेक्शन की बात यहाँ पे की है, इसलिए बासमती न्यूज़ में आ गया। पल्सेस की बात करें
तो February 10 is a designated global event to recognize and emphasize the importance of pulses in legume in the world. और 2016 को UN जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस. पल्सेस की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड. एंड वी हैव ऑलमोस्ट अचीव्ड सेल्फ सफिशिएंसी इन द पल्सेस. और पूरे वर्ल्ड प्रोडक्शन की बात करें तो 23% लगभग इंडिया प्रोड्यूस करता है. और लास्ट 5 ईयर्स में हमारा प्रोडक्शन जो है अच्छा खासा इंक्रीज भी हुआ है. स्टेट्स की बात कर ले तो एमपी इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, कर्नाटका. और पल्सेस प्रोटीन में कितनी रिच होती है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है. दाल खाइए सब बोलते हैं ना, प्रोटीन होता है, न्यूट्रिशन होता है, बस वही है. पल्सेस और लेग्यूम्स सारे के सारे आपके हेल्थ मेंटेनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. और जो आपका 2030 एजेंडा है पॉवर्टी वगैरह का, फूड वगैरह का, उसमें भी पल्सेस अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर सकती हैं. तो पल्सेस आर इंपॉर्टेंट. देन यू हैव जूट. जूट भी न्यूज़ में है बिकॉज जूट पैकेजिंग मटेरियल से रिलेटेड कुछ मैंडेटरी नॉर्म्स आ गए हैं. मैंडेटरी नॉर्म्स ऐसे हैं कि नाउ 100% ऑफ द फूड ग्रेन्स एंड 20% ऑफ द शुगर शैल बी मैंडेटरीली पैक्ड इन द डाइवर्सिफाइड जूट बैग्स. कभी आपने जूट बैग्स यूज़ किए हैं? अगर हैं तो आपको अंदाजा होगा. तो गवर्नमेंट यही कहने की कोशिश कर रही है कि अब जितना भी फूड ग्रेन्स है आप पॉलीथीन में नहीं देंगे, आप जूट बैग्स में देंगे 100%. और अगर कोई शुगर प्रोडक्ट है तो वो 20% तो आप जूट बैग्स में ही देंगे. इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जूट सेक्टर को बूस्ट मिलेगा और साथ ही एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हो जाएगा. जूट पैकेजिंग मटेरियल्स के लिए एक पर्टिकुलर एक्ट है विच इज जूट पैकेजिंग मटेरियल कंपल्सरीली यूज इन पैकेजिंग कमोडिटी एक्ट 1987. तो इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट कंसीडर करती है और प्रोवाइड करती है कंपल्सरी यूज ऑफ जूट पैकेजिंग इन द सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टन कमोडिटी इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स ऑफ जूट एंड जूट पैकेजिंग. जूट को हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं एंड जूट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट यूज नेचुरल फाइबर. बहुत सारे इसके टेक्सटाइल यूजेस हैं. बेसिकली ये ट्रॉपिकल लोलैंड एरिया में ग्रो होता है जहाँ पे ह्यूमिडिटी 60 से 90% होती है. और ये रेनफेड क्रॉप है जिसको ज़्यादा फर्टिलाइजर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है. इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स. और हम इसीलिए कोशिश कर रहे हैं अपने जूट मार्केट को और इंक्रीज़ करेंगे. और हमारे जो कंट्री का ईस्टर्न रीजन है, मेनली जो बंगाल असम का रीजन है, वहाँ पे जूट का बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है. हमारी फर्स्ट जूट मिल भी जो है वो वेस्ट बंगाल रिसरा में ही आई थी ऑन द रिवर हुगली. ठीक है. नाउ वी हैव कॉटन. इंडिया का प्रीमियम कॉटन ब्रांड लॉन्च हुआ है विच इज़ कस्तूरी कॉटन. कस्तूरी कॉटन विल रिप्रेजेंट ब्राइटनेस, वाइटनेस, सॉफ्टनेस एक्सेट्रा. इंडिया इज द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर, ऑल्सो लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड. 26% जो पूरे वर्ल्ड का कॉटन है वो इंडिया प्रोड्यूस करता है. कॉटन एक खरीफ क्रॉप है जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में ग्रो करता है और इसे हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है. और अगर टेम्परेचर 20 डिग्री से कम हो गया तो इसकी ग्रोथ में दिक्कत आ जाती है. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कॉटन में आपको याद रखना है कि फ्रोस्ट इज़ द एनिमी ऑफ कॉटन. और कॉटन को ग्रो होने के लिए एटलीस्ट 210 फ्रोस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं. ये भी यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है. तो ये जो 210 वाला कॉन्सेप्ट है याद रखना, ये कॉटन में होता है यूज़. और कॉटन को सिर्फ लाइट रेनफॉल की रिक्वायर होती है, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो गई. वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल. ठीक है. ब्लैक कॉटन सॉइल प्रेफर की जाती है. ब्लैक सॉइल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल फॉर कॉटन. ठीक है, ये तो आपको पता होगा. मुझे थोड़ी सी सर्दी है, गर्मी में भी सर्दी हो जाती है, ये भी दिक्कत की बात है. चलिए, कॉटन ग्रोइंग एरिया की अगर हम बात कर लें तो वो है पंजाब, हरियाणा, नदन राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र. बेसिकली जो आपकी ब्लैक सॉइल वाले एरिया है ना, वहाँ पे कॉटन ज़्यादा ग्रो करता है. ठीक है. लीडिंग प्रोड्यूसर्स आर गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना. अब हम बात करेंगे एसफोटिडा की. एसफोटिडा इज़ नथिंग बट हींग. हींग आप सबके घर में होता है ना, खानों में डलता है, आपने यूज़ भी किया होगा. बड़ा अच्छा फ्लेवर देता है और अच्छी खुशबू भी आती है जिस भी खाने में डलता है. तो देखो, हींग ना इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होता है, हमें ऑब्वियसली यहाँ से इंपोर्ट करना पड़ता है. हींग इज़ बेसिकली एंडेमिक टू ईरान एंड अफगानिस्तान और यही इसके मेन ग्लोबल सप्लायर है. तो अभी हम क्या कोशिश कर रहे हैं, हम इंडिया में भी हींग उगाने की कोशिश कर रहे हैं. तो जो हमारा CSIR है और इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स है, इन्होंने फर्स्ट सैपलिंग प्लांट की है कहाँ? हिमाचल प्रदेश के कवारिंग में, लाहौल वैली में. ठीक है. तो हींग जो है एक कॉमन इंग्रेडिएंट है, सभी के किचन में पाया जाता है, लेकिन इंडिया में नहीं कल्टीवेट होता, हमें इसको ना इंपोर्ट करना पड़ता है हर साल. तो ये दिक्कत है. ये एक पेरेनियल प्लांट है और ये ड्राई और कोल्ड कंडीशन में थ्राइव कर सकता है. तो हमारी कोल्ड एंड ड्राई कंडीशन कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन टाइप के एरिया में है. तो हमारी कोशिश यही है कि अब हम इंडिया में भी हींग प्रोडक्शन स्टार्ट करें. ठीक है. ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया. इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स एंड 9th इन टर्म्स ऑफ एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग. मतलब पूरे वर्ल्ड में फार्मर्स जो ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज़ करते हैं उसमें इंडिया नंबर 1 पे है. और अगर हम एरिया की बात करें तो नंबर 9th पे है. सिक्किम हमारा फर्स्ट स्टेट है जो फुली ऑर्गेनिक है, आपको पता ही होगा. और उसी के बाद त्रिपुरा और उत्तराखंड ने भी सिमिलर टारगेट सेट किए हैं. कुछ समय में आई एम श्योर वो भी अचीव कर लेंगे. सिक्किम के बाद लक्षद्वीप इज़ द 100% ऑर्गेनिक रीजन. यूनियन टेरिटरी है ये, ऑफकोर्स, तो फर्स्ट यूनियन टेरिटरी है.
और नॉर्थ ईस्ट शुरुआत से ही ट्रेडिशनली वो ऑर्गेनिक ही रहा है, वहाँ पे कंजम्पशन ऑफ केमिकल काफ़ी लेस रहा है, ठीक है। जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट या आइलैंड टेरिटरी हैं वो भी बाय नेचर उन्होंने ऑर्गेनिक चीज़ें ही ज़्यादा फॉलो की है। और अगर हम मेजर ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट की बात करें इंडिया से, तो हमारे फ्लैक्सीड ऑयल हैं, फ्लैक्स सीड्स की तो बहुत सारी कहना चाहिए फ़ायदे एडवांटेजेस हैं अगर आप यूज़ करते हो तो। सेसमे है, सोयाबीन है, टी है, मेडिसिनल प्लांट, ये सारे जो है हमारे मेजर ऑर्गेनिक राइस एक्सपोर्ट हैं। और आपको पता ही है कि अभी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में कितना ज़्यादा कहना चाहिए ज़ोर डाल रहे हैं, और बहुत सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने इसके लिए लिए हैं, जिसमें से एक इनिशिएटिव यहाँ पे देखिए, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड परंपरागत कृषि विकास योजना, ये 2015 में लॉन्च हुए थे टू एनकरेज केमिकल फ्री फार्मिंग। परंपरागत कृषि विकास योजना इज सोलली बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग द ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द कंट्री। ऑर्गेनिक फार्मिंग में और भी स्कीम्स हैं जो लॉन्च हुई है, जैसे कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आपकी हो गई, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड हॉर्टिकल्चर या अपेडा की तरफ से, जितने भी है ना ये सारे ही सारे आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि केमिकल फार्मिंग के ना बहुत सारे लॉसेज हैं। हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया, हमारी प्रोडक्शन तो बढ़ गई, लेकिन केमिकल फार्मिंग करने से होता ये है कि सॉइल को भी लॉस होता है, कई सारे केमिकल्स हमारी फूड चेन में हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, और जिससे हमारी हेल्थ को भी इफेक्ट होता है। और दिक्कत ये हो रही है कि केमिकल अगर आप यूज़ भी कर रहे हैं तो एक प्रॉपर रेशियो में करना होता है। अगर आप यूरिया डाल रहे हैं तो उसकी एक रेशियो है, लेकिन कई बार फार्मर्स बहुत ज़्यादा डाल देते हैं इन अ होप कि उनका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। उससे क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट्स आने लगते हैं सॉइल में एंड इवन ऑन द हेल्थ ऑफ अदर्स जो उसको खा रहे होते हैं। तो अब कोशिश ये है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करें जिससे कि नुकसान कम हो, किसको, एनवायरनमेंट को भी और खाने वाले को भी, ठीक है। तो ये जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, इन्होंने एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम लॉन्च की, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन एडिशन इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेन डेवलपमेंट इन द ऑर्गेनिक सेक्टर इन द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम एंड सो ऑन। और इस स्कीम में है सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्शंस की बात हम करेंगे, पूरा एक वैल्यू चेन क्रिएट करेंगे प्रोडक्शन में। वैल्यू चेन समझते हो ना, राइट फ्रॉम द कलेक्शन टू इट्स फाइनल ब्रांडिंग, जितनी भी चीज़ें आती हैं वो वैल्यू चेन में आती है। आप पहले रॉ मटेरियल खरीद के लाओगे, उसको एक जगह पे स्टोर करोगे, फिर उसको उगाओगे, फिर उसको प्रोसेस करोगे, फिर उसकी क्या कहते हैं पैकेजिंग करोगे, फिर उसकी ब्रांडिंग करोगे। ये पूरा का पूरा वैल्यू चेन का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, इस पर्टिकुलर स्कीम में जो असिस्टेंस है ये क्लस्टर डेवलपमेंट के बेसिस पे होता है, एक पूरे के पूरे क्लस्टर को दिया जाता है, किसी इंडिविजुअल को नहीं, ठीक है। परंपरागत कृषि विकास योजना जो है आपके एक सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट का ही एक कंपोनेंट है, और इसके इम्प्लीमेंटेशन में ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जाता है। क्लस्टर अप्रोच अगेन, जिसमें क्या है कि लगभग 50 या 50 से ज़्यादा जो फार्मर्स हैं वो मिलके एक क्लस्टर बनाएंगे। क्लस्टर क्या होगा, एक 50 एकड़ का लैंड एक क्लस्टर होगा, और उस क्लस्टर में पेस्टिसाइड रेसिड्यू फ्री किया जाएगा, और वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाएगी। उसके लिए जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, हेल्प है, वो इस योजना से आपको मिलेगी, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, इतना ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात तो कर लिए, लेकिन आपको पता ही होगा, फिर भी बताती हूँ। इट इज़ अ प्रोसेस वेर इन यू यूज़ बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्ट कंट्रोल विच आर रिक्वायर्ड फ्रॉम एनिमल और प्लांट वेस्ट। हम इसमें किसी भी तरह का जो केमिकल है वो यूज़ नहीं करते हैं, और ये बेसिकली इसलिए है ताकि हमारा प्रोडक्शन भी थोड़ा इंक्रीज हो पाए, और हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी सेव हो पाए, सॉइल भी सेव हो पाए, और जो लोग खा रहे हैं उन चीज़ों को, उनकी भी हेल्थ में इफेक्ट ना आए। अच्छा, अब हम आए हैं कुछ रीसेंट डेवलपमेंट के सेक्शन में, जिसमें सबसे पहले आपको आता है फोर्टिफाइड राइस। तो ये जो फोर्टिफाइड राइस है ये काफ़ी समय से न्यूज़ में रहा है, और गवर्नमेंट भी इस पर काफ़ी फोकस कर रही है। तो समझना ये ज़रूरी कि भाई ये फोर्टिफाइड राइस होता क्या है। देखो, फोर्टिफिकेशन या फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि जो आपका करंट फूड है उसमें हम कुछ विटामिन और मिनरल्स ऐड कर देते हैं। वो जो ऐड करते हैं उससे उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है, और वो सेफ हो जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है, और उसको खाने से लोगों की हेल्थ भी इंप्रूव होती है। इसी को हम फूड फोर्टिफिकेशन कहते हैं। तो जब हम राइस फोर्टिफिकेशन की बात करते हैं ना, तो हम राइस में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर देते हैं जो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को इंक्रीज कर देती है। जैसे उसमें विटामिन B12 की मात्रा आ जाएगी, आयरन की मात्रा आ जाएगी, एंड सो ऑन। इस तरह से क्या होगा कि फिर बाद में जो लोग उसे खाएंगे उनकी हेल्थ इंप्रूव होगी। जैसे जो एनीमिया वाले लोग हैं वो उस राइस को खाएंगे तो उनको आयरन मिलेगा, तो उनकी एनीमिया की प्रॉब्लम सॉर्ट होगी। किसी के में B12 की कमी है, वो उस राइस को खाएंगे तो उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। क्योंकि आई थिंक आपको पता होना चाहिए कि जब राइस पॉलिश होता है ना, तो राइस पॉलिश होने की वजह से उसका जो विटामिन B12 है वो खत्म हो जाता है, और उससे विटामिन B12 से कौन सी डिजीज होती है, आई थिंक बेरी होती है। ये आपको डेफिशिएंसीज में याद होना चाहिए। तो उसी से ओवरकम करने के लिए हम फोर्टिफाइड राइस लेकर आ रहे हैं। एक फूड फोर्टिफिकेशन का तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही है, जिसमें हम फूड को फोर्टिफाई करते हैं। और आपका जो फसाई है, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने भी फोर्टिफिकेशन को डिफाइन किया है एज
deliberately increasing the content of essential micronutrients in food so as to improve the nutrition quality and also provide public health benefit with minimal risk to the health। तो ये होता है फोर्टिफिकेशन, ठीक है। तो अब जो फोर्टिफाइड राइस है, ये जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स में जो पीडीएस हो गया, आपके मिड डे मील्स में जो भी राइस अब मिल रही है, अब हम फोर्टिफाइड राइस देने की कोशिश करें। और हमारा एम ये है कि 2024 तक जितना भी इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से राइस जाए या मिड डे मील्स में जाए या कुछ और स्कीम्स में राइस बटे, वो सारा सारा फोर्टिफाइड राइस हो। फोर्टिफाइड राइस क्या है? फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस एक कॉस्ट इफेक्टिव मेजर है टू इंक्रीज विटामिन एंड मिनरल्स कंटेंट इन द डाइट। फसाई नॉर्म के हिसाब से 1 kg फोर्टिफाइड राइस में आयरन होगा 28 से लेके 42 mg के आसपास, फॉलिक एसिड होगा 75 से 125 mg के आसपास एंड विटामिन B12 होगा। इसके अलावा कुछ और भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होंगे, जैसे कि विटामिन ई हो सकता है, जिंक होगा, विटामिन B1 होगा, B6 होगा। कुल मिलाकर ये सारे से हम न्यूट्रिशनल एफिशिएंसी ऑफ राइस बढ़ा रहे हैं। फोर्टिफिकेशन के बेनिफिट्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बहुत ही सेफ मेथड है टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन अमॉन्ग पीपल, और इससे हेल्थ रिस्क भी नहीं होगा। हम न्यूट्रिशन ही तो बढ़ा रहे हैं अच्छे तरीके से। और इसके अलावा ये फूड की कैरेक्टरिस्टिक को अल्टर नहीं करता। ऐसा नहीं है कि हम राइस में ही चीज़ें मिला देंगे तो राइस का टेस्ट अलग हो जाएगा या फिर अलग हो जाएगा, नहीं नहीं, वो वैसे ही रहेगा, कोई चेंजेस इसमें नहीं आएंगे। और ये बहुत क्विक रिजल्ट दिखाते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव है। सबसे अच्छा ये जो टेक्निक है ये बेसिकली कॉस्ट इफेक्टिव है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अब है एंटी मिथेनोजेनिक फूड सप्लीमेंट हरित धारा। देखो बात ऐसी है कि जो कैटल होती है ना, हमारी कैटल से मिथेन एमिशन होता है और मिथेन एमिशन इज प्रॉब्लमेटिक। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद मिथेन ही ऐसा है जो बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग पे कहना चाहिए कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो बात ये हो रही है कि हम कह रहे हैं कि अब हम जो सप्लीमेंट देंगे अपनी कैटल्स को, वो मिथेन वाला नहीं देंगे, मिथेन से हरित देंगे, मतलब मिथेन वाला नहीं देंगे, ठीक है, ताकि हम मिथेन एमिशन को कट डाउन कर पाएँ और मिल्क प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कर पाएँ। ये हरित धारा क्या है? तो हरित धारा हैज़ बीन मेड फ्रॉम टेनिन रिच प्लांट बेस्ड सोर्स। ट्रॉपिकल प्लांट जैसे होते हैं वो टेनिन कंटेन करते हैं। टेनिन इज अ बिटर एंड एस्ट्रिंजेंट केमिकल कंपाउंड विच रिमूव्स और सप्रेस प्रोटोजुआ फ्रॉम द र्यूमेन ऑफ द कैटल्स, ऑफ कोर्स। तो इसके कुछ बेनिफिट्स हैं कि इस टेनिन से जो प्रोटोजुआ माइक्रोबियन की जो पॉपुलेशन है र्यूमेन की, वो डिक्रीज होगी, है ना, ताकि CO2 रिड्यूस भी हो पाएगा। फर्मेंटेशन होगा विद प्रोपेनोइक एसिड, कुल मिलाकर। और मीथेन जो प्रोड्यूस होता है कैटल में, वो क्योर कैसे होता है? अच्छा, सवाल तो यही आता है कि भाई कैटल में मीथेन प्रोड्यूस कैसे होता है। तो देखो क्या होता है कि जो एनिमल है उनका भी तो स्टमक है ना, खाते हैं। तो स्टमक का जो पहला पार्ट होता है वो होता है र्यूमेन। तो जब कैटल कुछ भी खाती है, मान लीजिए मटीरियल खा लिया, सेल्यूलोज खाया, स्टार्च खाया, शुगर खाया, तो वो सब फिर फर्मेंट होता है, फर्मेंट होकर ब्रोक डाउन होता है, ठीक है। कौन ब्रोक डाउन करता है? तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इनके र्यूमेन में प्रेजेंट रहते हैं। तो क्या होता है, जब कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन होता है ना, जब उन्होंने कार्बोहाइड्रेट खाया होता है, तो जब उसका फर्मेंटेशन होता है ना, तो उससे CO2 और हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है। तो जो र्यूमेन में जो माइक्रोब्स प्रोड्यूस होते हैं ना, वो CO2 से फिर मिथेन बनाते हैं, ठीक है। माइक्रोब्स उसको मिथेन बनाने के लिए यूज करते हैं और इसीलिए मिथेन बनता है आपके कैटल से। और मिथेन इज अ पोटेंशियल गैस फॉर ग्लोबल वार्मिंग आफ्टर CO2। 25 टाइम्स इसका पोटेंशियल है CO2 का आपकी ग्रीन हाउस गैस करने में, और इसीलिए हम कोशिश करें कि जो मिथेन का एमिशन है वो हम किसी भी तरह से रोक पाए। देन यू हैव प्रिसीशन एग्रीकल्चर। प्रिसीशन समझते हैं, किसी भी चीज़ को बहुत प्रिसीशन से करना, यानी कि बहुत ध्यान से करना और बिल्कुल एकदम एकदम एग्जैक्टली परफेक्टली करना, उसको प्रिसीशन से करना बोलते हैं। तो प्रिसीशन एग्रीकल्चर इज बेसिकली द राइट इनपुट एट द राइट टाइम इन द राइट अमाउंट एट द राइट प्लेस एंड इन द राइट मैनर for improving productivity, conserving natural resources, avoiding ecological and social turbulence। तो ये होता है precision agriculture, और हम इसे करने की कोशिश कर रहे हैं विद द पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या सैटेलाइट्स, ड्रोन एक्सेट्रा। इन सब की मदद से हम बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और उसके बेसिस पे फिर हम ये सारी प्रोडक्टिविटी और कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेंसर्स वगैरह भी यूज हो रहे हैं। देन यू हैव नैनो यूरिया लिक्विड। अब नैनो यूरिया हमारे इफ्को ने बनाया, वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया, ये तो आप जानते ही होंगे। तो ये जो है नैनो यूरिया, इसका प्राइस रखा गया है 240 पर बॉटल। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो नैनो यूरिया लिक्विड है ये एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली फर्टिलाइजर है, जिसकी न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है और ये एमिशंस भी बहुत ज़्यादा नहीं करेगा। देखो यूरिया बहुत ज़्यादा डलता है, क्योंकि इंडिया की जितनी भी सॉइल हैं, अगर आप उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़े हैं तो आपको याद होगा कि मेनली इंडिया की सॉइल में नाइट्रोजन की कमी है।
और उसी नाइट्रोजन की कमी की वजह से यूरिया बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। यूरिया के अपने अलग साइड इफ़ेक्ट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, एमिशंस हैं। उससे फाइट करने के लिए हमने नैनो यूरिया लिक्विड बनाया है, जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, हाई न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी भी है, सस्टेनेबल सोल्यूशन भी है, और इससे पॉल्यूशन भी नहीं होगा, क्योंकि जो एमिशंस होता है नाइट्रस ऑक्साइड का वो बहुत कम होगा। ठीक है, यूरिया से नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है, जानते होगे ना, ये तो नाइट्रोजन साइकिल तो आपको पता होगी। तो नैनो लिक्विड यूरिया से हम कह रहे हैं कि ये जो एमिशंस है ये कम होंगे, इसलिए ये बना है। ठीक है, और अल्ट्रा स्मॉल साइज है, तभी तो हम इसे नैनो कह रहे हैं ना। और इसको ज़्यादा क्वांटिटी में देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कई बार फार्मर्स ना यूरिया को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डाल देते हैं, वो भी एक दिक्कत करता है। तो जो आपकी नैनो यूरिया है ये आपको बहुत कम क्वांटिटी में डालनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल यूरिया फर्टिलाइजर जो आप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो यूरिया का जो यूज़ है, ये कहना चाहिए रिक्वायरमेंट है, वो 50% रिड्यूस हो जाएगी। और ये जो नैनो यूरिया है ना, इट इज़ कम्प्लीटली सेफ फॉर ह्यूमन, एनिमल, बर्ड्स एंड ऑर्गेनिजम्स एंड सो ऑन। And it may be noted that urea forms 82% of the total indigenous नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर कंजम्पशन। मैंने आपको बोला हमारी जो सॉइल है उसमें नाइट्रोजन की कमी है, तो हम बहुत ज़्यादा यूरिया यूज़ करते हैं इस नाइट्रोजन की कमी की वजह से। एंड 30 to 50% जो यूरिया है वो प्लांट के द्वारा यूटिलाइज होता है, और बाकी जो सारा है ना वो वेस्ट हो जाता है। और वेस्ट होता है ना तो फिर वो लीचिंग, वोलेटिलाइजेशन, ये सब क्रिएट करता है। तो नैनो यूरिया से इन सारी प्रॉब्लम से हम डील कर पाएंगे। देन यू हैव बायोधान। बायोधान एक तरह का बेसिकली आयरन रिच रेड राइस है, जो कहाँ पे ग्रो करता है, असम में। असम की जो ब्रह्मपुत्र वैली है वहाँ पे ये बायोधान ग्रो किया जाता है, और ये किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर को यूज़ करके नहीं किया जाता है, पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और आयरन रिच है। सो आयरन कंटेंट होने की वजह से दिस इज रेड कलर। तो ये याद रखना कि ये कहाँ पे होता है, तो ये ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ असम में होता है। एक्वापॉनिक्स। एक्वापॉनिक एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप फिश और प्लांट को एक ही साथ एक ही जगह पे ग्रो करते हैं। ठीक है, जो फिश वेस्ट है वो फर्टिलाइजर की तरह एक्ट करता है, एंड अल्टीमेटली प्लांट उसे एब्जॉर्ब करते हैं और ग्रो होते हैं। जहाँ आप देख सकते हैं मछलियाँ इतनी मस्त तैर रही हैं, तो उनका जो वेस्ट है वो एक फर्टिलाइजर के तौर पे एक्ट कर रहा है। हमने यहाँ से पाइप लगा दी है, ये फर्टिलाइजर इधर प्लांट्स पे पहुँच रहा है, प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। ये है एक्वापॉनिक्स। डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। The pre-germinated seeds are directly drilled into the field by tractor, and there is no nursery preparation involved in this method. The farmers have to only level the land. देखो राइस की फार्मिंग कैसे होती है जानते हो, पहले ना पैडी को ट्रांसप्लांट करने से पहले एक पूरी उसकी नर्सरी बनानी पड़ती है, एक पूरा बेड बनाना पड़ता है उसकी सीड्स को ग्रो करने के लिए। और उस नर्सरी में, उस बेड में पहले पैडी सीड्स को सोन कराया जाता है, और उसके बाद उन्हें पहले यंग प्लांट बनाया जाता है। ठीक है, और जब यंग प्लांट बना दिया जाता है तो फिर उनको वहाँ से अपरूट किया जाता है और वापस से फिर रीप्लांट किया जाता है। तो ये बड़ा अच्छा खासा लंबा प्रोसेस है, और पैडी में वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो अब हम एक नया टेक्निक लेके आए हैं विच इज़ डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले जर्मिनेशन वर्मिनेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपने लैंड को ढंग से लेवल करो अच्छे से और उसको इरिगेशन दो, और उसके बाद ये प्री जर्मिनेटेड वाली जो सीड्स हैं ये डायरेक्ट सीडिंग करो इनके थ्रू। ट्रैक्टर लेकर आओ, पावर मशीन, और उनसे छिड़क दो। ठीक है, अब होगा ये, तो इससे आपका वाटर सेविंग होगा। पैडी में सबसे ज़्यादा इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है, पूरा का पूरा जो आपका ऐसे पूरा लैंड है ना उसे ऐसे पूरे पानी से भरना पड़ता है, तब जाके पैडी होता है। तो अगर आप ये डायरेक्ट सीडिंग मेथड अपनाएंगे तो वाटर सेविंग हो जाएगी, क्योंकि जो आपकी प्री सोनिंग स्टेज होती है ना उसमें शुरुआत के 21 दिनों में आपको वाटर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, लेबर भी कम लगेगा, पैडी में लेबर इंटेंसिव होता है तो इसमें लेबर भी आपका कम लगेगा। हर्बिसाइड्स का जो कॉस्ट है वो भी डिक्रीज होगा। सो कुल मिला के ये सारी की सारी एडवांटेजियस पोजीशन कहना चाहिए, एडवांटेजियस कैरेक्टरिस्टिक है। एट द सेम टाइम मिथेन एमिशन भी रिड्यूस होगा। पैडी फील्ड से कितना ज़्यादा मिथेन एमिशन होता है ये आप जानते होंगे, और इसी वजह से वो स्टबल बर्निंग को भी हम इतना ज़्यादा रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जब स्टबल बर्निंग होती है आपके दिल्ली एनसीआर हरियाणा के एरिया में, तो दिल्ली के एनवायरनमेंट का क्या हाल रहता है आपको पता होगा, क्योंकि उस स्टबल बर्निंग से जो पैडी के स्टॉक्स बर्न होते हैं उससे एमिशन ही प्रोड्यूस होता है ना। चलिए, जीएम सीड्स, जीएम क्रॉप्स यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले जो क्रॉप्स हैं, एक बेसी तरह क्या है ये, बेसिकली हम एलियन जीन्स को ला करके एक प्लांट में इंट्रोड्यूस करते हैं और एक न्यू स्पीशीज़ बनाते हैं विच आर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। इंडिया की बात करें तो बीटी कॉटन एक लौता जीएम क्रॉप है जो इंडिया में अलाउड है, और ये 2 एलियन जीन से मिलकर बना हुआ है। सॉइल में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, बैक्टीरियम बेसिलस thuringiensis, and that allows the crop to develop a protein toxic
टू अ कॉमन पेस्ट पिंक बोलवॉर्म। देखो जो कॉटन था ना, उसको ये जो पेस्ट है पिंक बोलवॉर्म, उससे बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो हमने क्या किया, हमने कॉटन की सीड में ये जीन इंट्रोड्यूस कर दिया, बैक्टीरिया बेसिलस थुरिनजेनेसिस। तो इस बीटी बैक्टीरिया के होने की वजह से अब क्रॉप क्या है, इस पर्टिकुलर पेस्ट से लड़ पाता है। ठीक है, उसके बाद आया HTBT कॉटन। ये इसमें हमने HTBT कॉटन में एक ठोक और जीन ऐड कर दी, विच इज कॉमनली टू रेजिस्ट द हर्बिसाइड ग्लाइकोफोसेट। पहले तो हमने BT ऐड किया था, फिर HTB ऐड कर दिया, मतलब एक और बैक्टीरिया दूसरी साइड से लौके, ताकि जो एक और हर्बिसाइड है उससे भी हम लड़ पाए। BT ब्रिंजल भी आया इसी तरह से, ताकि फ्रूट और शूट बोरर से वो लड़ पाए। ऐसे ही मस्टर्ड की एक वेराइटी आई DMH11, ये भी क्रॉस पॉलिनेशन से बना हुआ है। इंडिया की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया सिर्फ BT कॉटन ही है जो अभी तक लीगली बोलना चाहिए अलाउड है। ठीक है, लीगल पोजीशन की बात करें तो इंडिया में जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, इट इज़ द अपेक्स बॉडी जो अलाउ करती है कमर्शियल यूज़ ऑफ GM क्रॉप्स। और अगर आप बिना अप्रूव वाले GM क्रॉप को यूज़ करते हैं तो आपको पेनल्टी भी है। ठीक है, अच्छा फार्मर्स ये ग्रो क्यों कर रहे हैं, बिना अप्रूवल वाले को भी फार्मर्स ग्रो करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि इसका कॉस्ट कम लगता है, कॉस्ट ऑफ वीडिंग ना कम हो जाती है। आप HTBT कॉटन यूज़ करोगे तो जो वीड्स हैं उसके अगेंस्ट आपको कुछ और नहीं करना पड़ता, इसी से काम चल जाता है। तो इससे क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होती है और इस वजह से फार्मर्स इसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इसके कुछ एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी हैं, और कंसर्न्स यही है कि अगर आप ज़्यादा समय तक ये GM क्रॉप उगाते रहेंगे तो इसके कुछ लॉन्ग लास्टिक हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं ह्यूमन को इन द लॉन्ग रन, क्योंकि इसमें उनकी बॉडी में चेंजेस आ सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग का सीधा मतलब होता है जब एक ही टाइम पे एक ही फील्ड में दो क्रॉप्स उगाए जा रहे होते हैं, एक तरफ पैडी उगा दिया, दूसरी तरफ कुछ और उगा दिया, ये एक ही लैंड पे, इसको हम इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। इसका मेन गोल होता है कि एक ही लैंड पे ज़्यादा ईल्ड जनरेट करना। एक ही क्रॉप उगाओगे पता नहीं कितना प्रोडक्शन होगा, दो उगा लो साथ में जो आपस में एक साथ रह सकते हैं, लड़ भी नहीं जाए, आपस में एक साथ रह सकते हैं, ताकि आपकी ईल्ड इंक्रीज हो जाए और आपकी उससे रिसोर्सेज भी यूज़ हो जाए। ठीक है, उसके बहुत सारे इंटरक्रॉपिंग के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। एक तो मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग होती है जिसमें कि एक ही ऐसे मिक्स करके दो क्रॉप को डाल दिया जाता है, कोई अलग से रो नहीं बनाते। मतलब मान लीजिए इतना लैंड है, मैंने एक सीड छिड़क दी, ये दूसरे प्लांट की सीड छिड़क दी, फिर इसकी छिड़क दी, फिर ये 1 की, फिर 2 की, ऐसे कहीं कहीं पे अलग से दो दो की छिड़क दी, ये मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग है। ठीक है, कोई डेफिनेट डिस्टिंक्शन नहीं है कि हाँ ये पैडी और ये दूसरा कुछ है, नहीं। रो इंटरक्रॉपिंग होता है, इसमें डिस्टिंक्ट रो में हम करते हैं, जैसे इधर ये पूरा पैडी का है, ये फिर दूसरे प्लांट का, फिर से पैडी, फिर दूसरे प्लांट, ऐसे अल्टरनेट रो बना दी मैंने अपने लैंड पे। उसके बाद है रिले इंटरक्रॉपिंग। तो रिले इंटरक्रॉपिंग क्या होती है, 2 or more crops are grown at the same time as a part of life cycle each, that is second crop is sown after the first crop has been well established but before it reaches the harvesting stage। अरे समझो इसको, रिले क्रॉपिंग में क्या होता है, मान लीजिए मैंने पैडी उगाया, अब पैडी उगाया, कुछ दिनों में पैडी इतने अपने मिडिल स्टेज में पहुंच गया, तो अब जब पैडी अपने मिडिल स्टेज में पहुंच गया तब मैं एक दूसरा क्रॉप यहाँ पे ग्रो करती हूँ। दूसरा, पैडी अभी तक पूरे हार्वेस्ट के स्टेज में नहीं पहुंचा लेकिन एक मिडिल डेवलपमेंट उसका हो गया, तब मैं यहाँ पे अपना दूसरा क्रॉप ग्रो करूंगी इसी लैंड में, उसको हम रिले इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग, जिसमें हम सेपरेट स्ट्रिप्स बनाते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे, यहाँ पैडी, फिर इससे दूर पे दूसरा प्लांट, फिर पैडी, फिर दूर पे, इनके बीच में दूरी रहती है क्योंकि इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन है। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग के बहुत सारे यूजेस होते हैं कि आप लाइट वाटर न्यूट्रिएंट का अच्छे से यूज़ कर रहे हो, अपने रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ कर रहे हो, आपको पर ईल्ड जो है, पर यूनिट ईल्ड जो है वो ज़्यादा मिल जाता है, सॉइल इरोजन भी रिड्यूस होता है, सॉइल फर्टिलिटी भी बढ़ जाती है जब आप लेग्यूमिनस प्लांट के साथ इंटरक्रॉपिंग करते हो, क्योंकि जो लेग्यूमिनस प्लांट है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं ना। अच्छा, कुछ इसके इंटरक्रॉपिंग के डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि ये हमेशा ही सूटेबल नहीं है, हर समय आप इसको नहीं कर सकते, टाइम कंज्यूमिंग भी है ना, दो अलग अलग तरह के प्लांट आप उगा रहे हैं, थोड़ी ज़्यादा अटेंशन तो इनको देनी ही पड़ेगी। एंड देन ऐसा हो सकता है कि विडिंग हार्वेस्टिंग वगैरह की वजह से आपकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाए और आपको लेबर भी ज़्यादा लगे, है ना, तो कॉस्ट बढ़ जाएगा। माइक्रो इरिगेशन, द गवर्नमेंट हैज सेट द टारगेट ऑफ कवरिंग 100 लाख हेक्टेयर इन 5 years अंडर माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट। माइक्रो इरिगेशन एक फंड भी है, गवर्नमेंट ने बनाया है 5,000 करोड़ का, विथ नबार्ड एज द मेन फैसिलिटेटिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो हम माइक्रो इरिगेशन की फैसिलिटी को एनहांस करने की बात कर रहे हैं। माइक्रो इरिगेशन इज अ मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, जिसमें कि लैंड में हम इरिगेशन करते हैं ड्रिपर्स, स्प्रिंकलर या फॉगलर के थ्रू। देखो, एक लैंड है, उस पर ऐसे ही तुमने पंप चला के, पाइप चला के पानी छोड़ दिया, तो होता क्या है, बहुत सारे पानी का वेस्टेज होता है, और लैंड में अगर ज़्यादा पानी भर जाए तो आपके क्रॉप खराब भी हो सकते हैं। एक तो पानी का वेस्टेज हो ही रहा है, तो पानी की दिक्कतें तो वैसे ही बढ़ रही है, अंडरग्राउंड वाटर तो आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर ले रहे हैं ना, तो उसके लिए जो न्यू मेथड टेक्नोलॉजी आई है उसको हम कहते हैं माइक्रो इरिगेशन। माइक्रो इरिगेशन में क्या होता है,
आप ड्रिपलर या स्प्रिंकलर की मदद से फुहारा टाइप से पानी देते हैं। कई बार देखा होगा अगर आपने खेत में विजिट किया, ऐसे पाइप्स लगी होती है, ऐसे अलग अलग रो में पाइप्स लगी होती है, उनके बीच में ना ऐसे छेद होता है, होल होता है, और वहां से ऐसे टुडुक 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 ऐसे पानी निकल रहा होता है स्प्रिंकलर के तौर पे। ये एक तरह से ना ड्रिप इरिगेशन की तकनीक है। स्प्रिंकलर भी कुछ ऐसा ही होता है, कुछ जगह से ऐसे पानी निकल रहा होता है। अगर आपने कभी किसी खेत में लैंड में विजिट किया है तो आपको ये अंदाजा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो पानी है ना वो सीधे सीधे रूट जोन में जाता है, और वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप, और ये बहुत ही इफेक्टिव होता है, बिल्कुल रन ऑफ नहीं होता। इसमें सीधे पानी डाल दोगे तो रन ऑफ हो जाएगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है और सारे के सारे न्यूट्रिएंट लॉस हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या करें, हम सीधे रूट जोन पे पानी दे रहे हैं, तो उससे क्या होता है, ये एक बहुत इफेक्टिव प्रोसेस होता है। कई बार हम करते हैं क्या, फर्टिगेशन। फर्टिगेशन यूपीएससी में आया भी है। फर्टिगेशन है जब आप इरीगेशन और फर्टिलाइजर को साथ में मिक्स कर दे रहे हैं। मान लीजिए उस पाइप में ही जो वहाँ पे पानी आ रहा है, मैंने कुछ फर्टिलाइजर भी मिक्स कर दिया है, तो उस पानी के साथ साथ फर्टिलाइजर भी सॉइल में जा रहा है। समझ में आई? ये बात है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की या माइक्रो इरिगेशन सिस्टम की, ठीक है। फर्टिगेशन इज अ मेथड ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन इन विच फर्टिलाइजर इज इनकॉर्पोरेटेड विद द इरिगेशन सिस्टम विद इन द ड्रिप सिस्टम। ये आया हुआ है यूपीएससी में, ये मैंने आपको बता दिया, ये काफ़ी अच्छा रहता है। तो नेक्स्ट वी हैव डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज़ में रहे हैं। एक है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, जो हमारे यहाँ डेयरी प्रोडक्शन है, हम मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 है, ये तो आप जानते ही होंगे। उसी के लिए एक बोर्ड बना है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, और ये पार्लियामेंट के एक्ट से बना हुआ है, ठीक है। दिस बोर्ड वॉज क्रिएटेड टू फाइनेंस, सपोर्ट एंड प्रोड्यूस owned and control the organizations. It program its activities seek strength from farmer cooperatives. बेसिकली एक कोऑपरेटिव की तरह पे एक्ट करता है। और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ना ऑर्गेनाइजेस फार्मर्स ओरिएंटेशन अक्रॉस द कंट्री। अंडर विमेन फार्मर्स ट्रेन होती हैं और उन्हें बहुत सारी ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। तो ये न्यूज़ में रहा है, इसलिए उसके बारे में दे रहा है आपको। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, एपीएमसी, बहुत न्यूज़ में रहा है। एक मार्केटिंग बोर्ड है जो स्टेट्स इस्टेब्लिश करते हैं, एंड टू एंश्योर फार्मर्स आर नॉट एक्सप्लॉइटेड बाय लार्ज रिटेलर्स, और रिटेल प्राइस भी मेंटेन रहे। तो एपीएमसी जो है वो रेगुलेशन का काम करती है, स्टेट्स ही इसे कहते हैं स्टैब्लिश करते हैं, और ये 2 प्रिंसिपल पे एक्ट करती है। एक तो ये पहली कोशिश करती है कि फार्मर्स एक्सप्लॉइट ना किए जाएं इंटरमीडिएरी के द्वारा, और दूसरा जो भी फूड प्रोड्यूस सेल होता है ना, वो इसी एपीएमसी के थ्रू ऑक्शन से सेल होता है, ठीक है। सारे स्टेट में एपीएमसीज एक्ट करती है, क्योंकि स्टेट अपने खुद ही से एपीएमसी फॉर्म करते हैं, तो अलग अलग बॉर्डर पे जोग्राफिकली डिवाइडेशन इनका रहता है। और जो भी फार्मर्स अपनी सेलिंग करते हैं वो इन्हीं मंडी के थ्रू करते हैं, ऑक्शन के थ्रू, जो एपीएमसी के अंडर आती है। और जो ट्रेडर्स हैं उनको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है मंडी पे ऑपरेट करने के लिए। अब एपीएमसी का मॉडल एक्ट जो है 2003 में आया था, जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मॉडल की बात हुई थी, स्पेशल मार्केट फॉर पेरिशेबल की बात हुई थी, सिंगल मार्केट फीस की बात हुई थी। लेकिन सारे स्टेट्स ने ये बिल पास नहीं किया है, ठीक है। कुछ स्टेट्स ने किया हुआ है, कुछ ने नहीं किया है। नफेड की बात कर लेते हैं हम, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। कुल मिला के जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग है उससे डील करता है नफेड। ये हमारा एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन इंडिया। इट इज रजिस्टर्ड अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, one of the largest procurement as well as marketing agencies for agriculture produces in India, and this is the nodal agency for implementing price stabilization measure under the Operation Greens। ठीक है, ऑपरेशन ग्रीन्स याद है ना, आपके टोमेटो, पोटैटो और ओनियन के लिए हुआ था, टॉप जिसे हम कह रहे थे, और फॉर डबलिंग फार्मर्स इनकम। तो उसकी जो नोडल एजेंसी है वो आपके नफेड ही है, ठीक है। और नफेड करेंटली प्रोक्योर्स 5 मेजर पल्सेस। देखो एफसीआई जो है वो तुम्हारे राइस को प्रोक्योर करती है, और ये जो नफेड है ना ये आपके कहना चाहिए दालों को प्रोक्योर करती है, जैसे कि ग्रीन चना, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, लेंटिल्स एंड पिजन पी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। एंड देन यू हैव मिसलेनियस। मिसलेनियस में सबसे पहले आता है आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया है यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 50,000 मिलियन टन्स ऑफ व्हीट एंड सेंडिंग इट टू अफगानिस्तान एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है? देखो ये न्यूज़ में आया था जब इसे नोबेल प्राइज़ मिला था, है ना। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है यूनाइटेड नेशंस का लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम है फॉर एड्रेसिंग हंगर एंड प्रमोटिंग फूड सिक्योरिटी। 1961 में ये आया था। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट लाया गया था टू इरेडिकेट हंगर एंड माल न्यूट्रिशन फ्रॉम द वर्ल्ड, ठीक है। इसके जो इट इज़ अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप,
और इट इज़ डायरेक्टली फोकस्ड ऑन फाइटिंग माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, चाइल्ड मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी एंड सो ऑन। इसी में एक बात आती है वर्ल्ड हंगर मैप की। तो जो अलीबाबा क्लाउड है, अलीबाबा क्लाउड इज वर्किंग विद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम टू डेवलप अ डिजिटल वर्ल्ड हंगर मैप, जिससे कि हम पूरे वर्ल्ड की पूरी ग्लोब की हंगर और ऑपरेशंस को मैप कर पाएंगे और उसे एंड कर पाएंगे बाय 2030 इन लाइन विद आपके एसडीजी गोल्स। ठीक है। वर्ल्ड फूड डे, आई थिंक यू ऑल नो, अक्टूबर 16 को मनाया जाता है वर्ल्ड फूड डे। इट इज़ द फाउंडिंग डेट ऑफ FAO। 1945 में FAO इसी डेट पे फॉर्म हुआ था, तो उसी दिन हम मनाते हैं। इस बार की जो हमारी थीम थी, अवर एक्शन आर अवर फ्यूचर, बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर एनवायरमेंट, बेटर लाइफ। ठीक है। वर्ल्ड फूड डे 1979 से मनाया जा रहा है। इसे सजेस्ट किया था हंगेरियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड डॉक्टर पाल रोमानी ने। ठीक है। FAO की अगर हम बात कर लें तो 16 अक्टूबर 1945 को FAO बना था। इसका हेडक्वार्टर आपके रोम इटली में है और हेड इसको कौन करता है, डायरेक्टर जनरल करते हैं। और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। ठीक है। इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम होता है, इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन है, कोडेक्स एलिमेंटरस है। ये सारे के सारे जो है वो आपके FAO के प्रोग्राम्स हैं। ठीक है। उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ था। और भी कुछ रिपोर्ट्स हैं जो FAO रिलीज करता है, जैसे कि ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, है ना। 2 साल में एक बार एक और रिपोर्ट रिलीज होती है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट। अगर हम बात करें तो FAO और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साथ में निकालते हैं क्या, कोडेक्स एलिमेंट्री कमीशन है इनका। 1996 में एक वर्ल्ड फूड समिट भी हुआ था, जिसमें रोम डिक्लेरेशन साइन हुआ था। FAO ने टेलीफूड भी लॉन्च किया था, एक तरह से एक कैंपेन है और स्पोर्टिंग इवेंट है टू फाइट हंगर। FAO के गुडविल एम्बेसडर प्रोग्राम भी है, राइट टू फूड भी है, इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन भी है एंड सो ऑन। इस तरह से इनके बहुत सारे कन्वेंशन है। UN फूड सिस्टम समिट रिसेंटली ये हुआ कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। और देखो, डिकेड ऑफ एक्शन टू अचीव SDG गोल्स बाय 2030, इसी के लाइन में ये फूड सिस्टम समिट जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ। एक ये न्यू एक्शन है टू डिलीवर प्रोग्रेस ऑन द 17 SDG गोल्स विच रिलाइज ऑन सम डिग्री ऑफ हेल्थियर, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फूड सिस्टम। तो ये इसी तरह से एक समिट हुई जिसमें इन्होंने ये सारी बात की, फूड सिस्टम को कैसे इंप्रूव किया जाए, क्या किया जाए कि हम SDG गोल 17 को सही तरीके से अचीव कर पाए। ठीक है। वर्ल्ड बी डे, मधुमक्खियों का दिवस, 20 मई को मनाया जाता है और इस बार इसका थीम था बी एंगेज्ड, बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। गवर्नमेंट बहुत सारा काम करती है बी के लिए भी, जैसे कि हमने बी कीपिंग के लिए 500 करोड़ रुपए दिए हैं टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत अभियान। नेशनल बी बोर्ड भी बना हुआ है एंड हमारा एक मिशन भी है विच इज़ नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। गवर्नमेंट ने हनी मिशन को लॉन्च किया है एज अ पार्ट ऑफ स्वीट रेवोल्यूशन। इंडिया इज अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 5 हनी प्रोड्यूसर्स। ठीक है। मधु क्रांति भी जो है वो एक इनिशिएटिव है नेशनल बी बोर्ड का अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स। एंड ये जो मधु क्रांति पोर्टल है, ये एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल है इन ऑर्डर टू ट्रेस द सोर्स ऑफ हनी एंड अदर बी प्रोडक्ट्स इन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है। प्रैक्टिस कैन रिड्यूस एमिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर। ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो एग्रीकल्चर से एमिशन को रिड्यूस कर सकती हैं, जैसे कि अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ पैडी, इससे मिथेन एमिशन रिड्यूस हो सकता है। अनदर मेथड दैट कैन वर्क इज इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ मिल्क एंड मीट प्रोडक्शन। और भी कई हैं। अल्टरनेटिव वेट एंड ड्राइंग एक वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि हम अल्टरनेट तरीकों से वाटर सप्लाई करते हैं, फिर ड्राई रखते हैं, फ्लड करते हैं, नॉन फ्लड करते हैं। तो ये सारे तरीके ऐसे हैं जिनसे कि हम एग्रीकल्चर से जो एमिशंस होते हैं वो रिड्यूस कर सकते हैं। एग्रीकल्चर से सबसे ज़्यादा ना मिथेन एमिशन होता है और उसी के रिडक्शन की हम बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कोशिश कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं। तो ये जो है आपका पूरा का पूरा मैंने एग्रीकल्चर का जो PT इंस्टा रिविजन मॉड्यूल था वो कवर करा दिया है। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं और भी जो रिवीजन मॉड्यूल से लाने की कोशिश करूँगी। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी इनसाइट्स PT का ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का मॉड्यूल कवर करा दिया है। आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देखिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। और साथ ही जो विजन IAS का PT 365 का जो मॉड्यूल होता है एनवायरनमेंट का, वो भी मैंने कवर करा दिया है। तो यू कैन चेक दैट आउट इन केस यू आर फॉलोइंग विजन IAS एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम
अगर आप में से किसी को भी प्रॉब्लम है कि ये जो PDFs हैं ये कहाँ मिलते हैं, तो इसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हालांकि ये इनसाइट और विजन की वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं जो इनके PDFs होते हैं। इन द मीनवाइल, इफ़ यू लाइक द वीडियो, तो प्लीज़ श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर, and keep studying.